हाँ बेटा, अपन बात कर रहे थे वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स में हमने क्या बात करी लास्ट टाइम पे? वेव ऑप्टिक्स में हमने एक तो वेव फ्रंट समझा बहुत अच्छे से, पॉइंट का होता है स्फेरिकल, लीनियर सोर्स का होता है सिलेंड्रिकल, और सोर्स एट इनफाइनाइट का होता है प्लेनर। बहुत अच्छे से बात करी थी मैंने, तो आपको वेवलेंथ समझाई थी। टर्फ क्रॉस बाढ़ में गए अपन ने, वेवलेंथ समझी थी, एक राउंड में चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन राउंड, ठीक है। अच्छा, एक वेव फ्रंट के दो पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होता है, सेम वेव फ्रंट पे लाई करने वाले दो पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होता है। हाइगन ने बोला था कि एक वेव फ्रंट का कोई भी पॉइंट सोर्स, कोई भी पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है, वो अपनी वेव बनाता है। ऐसे यंग ने याद है 1 के 2 बनाया था, वाईडीएसी में अपन ने पढ़ा 1 के 2। लोहेड मिरर भी पढ़ेंगे और फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म भी देखेंगे, ठीक है, टाइम बचेगा तो, ठीक है। उसके बाद अपन ने वाईडीएसी में याद है, अच्छा फिर उसके बाद अपन ने इंटेंसिटी का और एम्पलीट्यूड का फार्मूला डिराइव करा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा। इंटेंसिटी आई थी I नेट बराबर I1 + I2 + 2 रूट I1 रूट I2 cos phi। एम्पलीट्यूड आया था A1² + A2² + 2A1 A2 cos phi का रूट अंडर, याद आ गया। उसके बाद phi पता था, सब पता है, लेकिन phi की जगह कभी पार्ट डिफरेंस देता था, याद है, रिलेशन था del phi बराबर 2π/λ × del x। सारी बातें अपन ने करी, खूब क्वेश्चन करे, मजा आया, ठीक है। अपन ने वो सारी बातें पढ़ ली। अब अपन वाईडीएसी देखना चालू करता। वाईडीएसी में मेरे को ने आपको ऑर्डर बताया था, फ्रिंज विड्थ का फार्मूला λ/d/d बताया था, ये बताया था किसी और मीडियम में जाता तो बीटा मीडियम बराबर बीटा एयर बाय म्यू या बीटा वैक्यूम बाय म्यू हो जाता है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ बताई थी, याद है, उसमें डी गायब हो गया था, याद है, λ/d आया था, याद है ना। तो और अच्छा, फ्रिंज विड्थ में क्या है ना, बड़ा डी ऊपर छोटा नीचे, बड़े को हमेशा अपन तवज्जो देते हो, बड़ा ऊपर छोटा नीचे याद रखने का तरीका है, और लैम्डा पे डिपेंड करता है, जितना लैम्डा बढ़ता है उतनी फ्रिंज भी बढ़ती है। इसीलिए अपन वाईडीएसी में हमेशा विजिबल में रेड कलर से एक्सपेरिमेंट करते हैं, रेड कलर की लाइट से एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि रेड लाइट का लैम्डा ज्यादा होता तो फ्रिंजेस साफ दिखती है दूर दूर, समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद अपन ने एंगुलर फ्रिंज विड्थ देखी थी, तो आया था λ/d। उसको भी अगर आप किसी पानी वानी में एक लास्ट क्वेश्चन लेके गया था, याद है, 0.8 या 0.08 रेडियन एंगल बन रहा था एयर में, तो बताओ वाटर में कितना बनेगा, तो 0.06 रेडियन कर दोगे भाई, म्यू वैसे ही करना, शायद आपने कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा को फ्रिंज विड्थ दिखाना सीखे। अच्छा, सेंटर से दूर जाना, याद आया, थर्ड डार्क, फोर्थ ब्राइट, फलाना डिमका एंड डिमका, तो याद है मैंने nth ऑर्डर में बताया था n लैम्डा होता, फॉर ब्राइट, फॉर nth ऑर्डर ब्राइट n लैम्डा पार्ट डिफरेंस होना चाहिए। फर्स्ट ब्राइट लैम्डा, सेकंड ब्राइट 2 लैम्डा, फेज डिफरेंस देखो तो 2π कर देना लैम्डा की जगह। अच्छा, डार्क फ्रिंज के लिए अपने ने देखा था कि डार्क फ्रिंज तो nth ऑर्डर डार्क 2n-1 λ/2, 2n λ/2 का ऑड मल्टीपल 2n-1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सर हम पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस सब निकाल लेंगे, ऑर्डर हमारे को समझ में आ गया। उसके बाद सेंटर से थर्ड ब्राइट पे जाना तो 3 बीटा, सेकंड डार्क पे जाना था, याद है, 2n-1 बीटा/2, याद आया, लैम्डा की जगह बीटा करते बीटा/2। सर हमने एक बात और सीखी थी, तो यूनिटरी मेथड से लैम्डा के पाथ डिफरेंस में बीटा का स्क्रीन पर बीटा चलना होता है। जब जब तेरे को लैम्डा का पाथ एक्स्ट्रा चाहिए तो बीटा ऊपर चला जा, λ/2 चाहिए बीटा/2 चला जा, λ/4 चाहिए बीटा/4 चला जा, तो लैम्डा के लिए बीटा चलना पड़ता है। ये चीज मैं तेरे को आज प्रूव करके बता रहा हूं, देखा वाईडीएसी में। तो सर अच्छा, हाँ, एक सेंट्रल मैक्सिमा बताया था, क्या होता है सेंट्रल मैक्सिमा, जो सेंटर में बनता है, नहीं, जहां पर पार्ट डिफरेंस जीरो होता है। कल अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था, ठीक है, अभी और बात करूंगा मैं सेंट्रल मैक्सिमा की। अब बेटा यहाँ इधर देख, ये वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट है, ये स्क्रीन है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने 2 स्लिट बनाई, दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन स्मॉल d है, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट, और ये स्क्रीन और स्लिट के बीच का सेपरेशन कैपिटल d है। मैं यहाँ से सेंटर से थीटा एंगल पे गया P पॉइंट पर, तो मैं बोल दूं इस P पॉइंट पर जो भी सेंटर से y दूरी पर है ना, यहाँ पे अपने को y दूरी पर उस पे गया, तो मेरे को ये y निकालना, तो मैं बोल दूं क्या, ये यहाँ से इस पर माना ये दोनों का पार्ट डिफरेंस, एक वेग यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो मैं बोल दूं ये स्क्रीन के अगर बहुत करीब हूं तो ये थीटा बहुत छोटा होगा, और थीटा बहुत छोटा होगा, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो बेस और हाइपोटेनस लगभग सेम हो जाते हैं। अरे छोटे एंगल के लिए तो बेस और हाइपोटेनस सेम होते हैं, क्या बेस और क्या हाइपोटेनस, तो बोल दूं ये पार्ट डिफरेंस आ जाएगा d sin थीटा। बेटा 12th में करा, ये थीटा एंगल पे कह दूं तो मैं बोल दूं इन दो लाइन के बीच में एंगल थीटा था, इसका परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, और अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये d sin थीटा आएगा। तो ये ध्यान रखना बेटा, P पॉइंट पर जो कि सेंट्रल लाइंस, ये जो सेंटर और इसको स्लिट के बीच के सेपरेशन ऑफ लाइन से थीटा एंगल पर पार्ट डिफरेंस dx बराबर d sin थीटा होता है। और छोटे एंगल के लिए मैं sin थीटा को tan थीटा लिख सकता हूं, छोटे एंगल के लिए sin थीटा को tan थीटा लिख सकता हूं। और फिर ये sin थीटा बराबर आ गया बेटा dx पार्ट डिफरेंस डिवाइड बाय d, ये देख पार्ट डिफरेंस बराबर d sin थीटा बराबर d पार्ट डिफरेंस डिवाइड बाय d स्मॉल d, ठीक है। अब देखो फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा को थीटा लिख सकते हैं, थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, तो ये देख tan थीटा। अच्छा tan थीटा को मैं लिख दूं y by d, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y by d, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y by d। अच्छा यहाँ से y बराबर आएगा, तो ध्यान रखना sin थीटा। सर ये क्यों लिखा आपने sin थीटा? बेटा अब स्क्रीन पर कितनी ब्राइट बनेगी, कई बार पूछता है नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क, नंबर ऑफ ब्राइट
एंड डार्क ऑन स्क्रीन, डार्क फ्रिंज ऑन स्क्रीन, फ्रिंज ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर बनने वाली ब्राइट और डार्क की नंबर बताने हैं। अब मैं ये बोल दूं कि अगर को ब्राइट और डार्क बनाने तो बता थीटा बढ़ते 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 कहां तक फ्रिंज बनेगी? 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री पे तो मैं इनफाइनाइट में पहुंच जाऊंगा, तो बोल दो लास्ट फ्रिंज विल बी लास्ट फॉर लास्ट फ्रिंज थीटा मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है। 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, ध्यान रखना। तो अपन 90 डिग्री करके यहां से, जैसे कई बार जैसे मेरे को दे दिया कि है ना स्मॉल डी बराबर, देखो स्मॉल डी बराबर 3 लैम्डा। अब मेरे को ये 3 लैम्डा दे दिया, लैम्डा ये मतलब बहुत कम दे दिया, 3 लैम्डा छोटा होता। और मैंने तो पूछा सेंटर पे कितनी ब्राइट बनेगी, तो मैं पता क्या पार्ट ब्राइट पूछा, तो मैं पार्ट डिफरेंस की जगह लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा बढ़ा दूंगा। लैम्डा पे पहली ब्राइट 2 लैम्डा पे दूसरी ब्राइट 3 लैम्डा, मैं तब तक बढ़ाता रहूंगा जब तक कि sin थीटा की वैल्यू लेस देन 1 के इक्वल रहेगी। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज मेरे वहां काम आएगी मेरे को। अच्छा, और कई बार वो बोलता है कि वो सुनो एंगल बताओ जहां पर पहली ब्राइट बनेगी, तो मैं यहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा लिख के डी की वैल्यू रख के ये sin थीटा निकाल लूंगा। छोटा एंगल होगा तो थीटा बोल दूंगा, बड़ा एंगल होगा तो sin थीटा, जैसे 1/2 आया तो थीटा बराबर 30 डिग्री बोल दूंगा। तो यहां से मैं एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट डार्क भी बता सकता हूं। तो मैं यहां से किसी भी पाथ डिफरेंस की एंगुलर पोजीशन ऑन स्क्रीन बता सकता हूं। तो दिस इज एंगुलर पोजीशन। क्या है ये थीटा? एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, ठीक है। और ये क्या है बेटा? लीनियर डिस्टेंस, लीनियर पोजीशन। तो एक लीनियर पोजीशन आ गई, एक एंगुलर पोजीशन आ गई, ठीक है। यहीं से फ्रिंज का फॉर्मूला है। देखो पार्ट डिफरेंस, अब देखो फर्स्ट राइट के लिए डेल एक्स बराबर लैम्डा लिख दो, तो यहाँ पे लैम्डा लिखा तो लैम्डा डी बाई डी आ गया, ये फर्स्ट राइट आ गया बाई 1। सेकंड राइट तो 2 लैम्डा लिख दो, पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा लिख दो तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा डी बाई डी, है ना। थर्ड राइट 3 लैम्डा डी बाई डी, फिर इनका डिफरेंस ले लो लैम्डा डी बाई डी। थर्ड का 3 लैम्डा डी बाई डी माइनस 2 लैम्डा, तो आ गया फिर अपने को नहीं निकालना, आपने को पता है। अरे बोलो ठीक है। तो सर हमारे को ये पता पड़ गया, ये वो सर एक आधा क्वेश्चन करा तो अभी करते, देखो सुनना ध्यान से। अब मेरे को डी छोटा दिया है, बड़ा है, वो ध्यान रखना, सुनना हो। एग्जाम्पल इफ स्मॉल डी बराबर 3 लैम्डा, ठीक है, एंड वेवलेंथ ऑफ light source, light used in YDAC is lambda, then number of bright and dark, number of total number of bright and dark fringe on screen, on screen, ठीक है। यहाँ 2 लैम्डा कर देता हूँ बेटा। देखो एक क्वेश्चन दिया मैंने, इसमें ध्यान रखना कि एंगल बड़े आएंगे। सर आपको कैसे पता पड़ा एंगल बड़े आएंगे? तुम जब ये 2 लैम्डा लिखोगे ना, पार्टिकुलर लैम्डा 2 लैम्डा लिखोगे तो देखो ना, लैम्डा लिखोगे 1/2 बड़े एंगल आएंगे, तो मैं sin थीटा को थीटा नहीं tan थीटा नहीं कर सकता हूँ। तो दो बातें, ये फॉर्मूला सेंटर से ये तभी लगेगा जब थीटा छोटा हो, बड़ा होगा तो बेसिक से करूंगा, बिल्कुल ये लाइन याद रखना, बस बेसिक से चलेंगे। अभी करते हैं, देखो सुनना, एक बड़ा वाला भी करते हैं, छोटे वाला भी करते हैं, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, ये पोस्ट करके नोट कर बेटा। अभी सुनना चुपचाप, तो यहाँ से अच्छी बातें चालू हो गई है, सुनना हो वहां से आया। तो क्या मैं बोलता हूँ d sin थीटा बराबर है डेल x पार्ट डिफरेंस बराबर d sin थीटा। अब मेरे को ब्राइट फ्रिंज देखनी है ना, तो मैं क्या बोल दूं, क्या ये अपने को d दिया 2 लैम्डा sin थीटा इज इक्वल टू डेल x। अच्छा, अब इसमें क्या है, देखो अभी बात करेंगे। तो मैं बोलता हूँ फॉर फर्स्ट राइट है ना, डेल x बराबर लैम्डा, बोलो कितना जाएगा 2 लैम्डा sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, यहां से आ गया sin थीटा, है ना, या 4 ब्राइट कर दो, 4 ब्राइट, डेल x बराबर l लैम्डा, है ना, l लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा गया, तो sin थीटा बराबर n/2 आ गया, ठीक है, n/2। अब देखो n बराबर 1, ठीक है, तो n बराबर 1 पे कितना आ जाएगा, बोलो sin थीटा इक्वल टू 1/2। अब देख sin थीटा बराबर 1/2 आया तेरा, तो मैं बोल दूं दिस एंगल इज वेरी लार्ज, 1/2 एंगल इज लार्ज, तो बोल दूं थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री, ये फर्स्ट राइट। हालांकि मेरे को भी फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो sin थीटा 1/2 पॉसिबल, लेस देन 1 पॉसिबल, लेस देन 1 यस पॉसिबल, यस पॉसिबल। तो पहली राइट बनेगी स्क्रीन पे क्योंकि थीटा लेस देन 1 आया। अच्छा, फॉर सेकंड राइट थीटा 30 डिग्री, तो मैं बोल दूं एंगुलर पोजीशन भी बराबर
find out number and their angular position and their angular position and their angular position. चलो angular position भी position है, ठीक है, उनकी angular position भी पूछ लेता हूँ मैं, है ना, और linear distance भी पूछूंगा अभी आगे में, क्या करते हैं। तो वो पहली फ्रिंज जो बनी उसकी वो बनेगी या sin थीटा बराबर यानी 30 डिग्री पे बनेगी, उसकी angular position आ गई। अब देख सेकंड राइट देखते हैं, बोलो फॉर सेकंड राइट क्या करो, n बराबर 2 रख दो, a 2 लैम्डा पार्ट डिफरेंस से 2 आ गया, फॉर सेकंड राइट फॉर सेकंड राइट n बराबर 2, तो यहां से आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 2/2, sin थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, sin थीटा बराबर 30 डिग्री और थीटा दूसरा थीटा है 90 डिग्री, ठीक है। तो पहला थीटा है 30 डिग्री, दूसरा थीटा है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का मतलब होता है 8 इनफाइनाइट मींस 8 इनफाइनाइट। तो देखो यहां से पहली एंगुलर पोजीशन आई है, दूसरी एंगुलर पोजीशन आई है। अब कई किताबों में तो इसको गिनते और कई किताबों में नहीं गिनते, बेटा बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। अगर वो बोलते हैं इंक्लूडिंग फ्रिंज एट इनफाइनाइट, अगर क्लियर लिखते तो तुम गिन लेना, और अगर वो बोलते हैं कि फ्रिंज एट इनफाइनाइट विल नॉट बी काउंट, है ना, तो फिर आप मत गिनना। तो अब देखो मैं स्क्रीन बनाता हूं, तो मैं बोल दूं ये देखो ये दोनों स्लिट, ये पहली ब्राइट बनी यहां पे, ठीक है, फिर 30 डिग्री पे ये ब्राइट बनी और फिर इनफाइनाइट पे, है ना, 8 इनफाइनाइट ये फिर ब्राइट बनी, है ना। अगर ये गिननी है तो 1 2 2 ऊपर 2 नीचे, ए नीचे भी बनेगी ब्राइट, फिर इनफाइनाइट 8 इनफाइनाइट ये ब्राइट, 2 ऊपर 2 नीचे 4 और एक सेंटर पे 5, तो टोटल 5 ब्राइट इंक्लूडिंग इनफाइनाइट ब्राइट, नंबर ऑफ ब्राइट इक्वल टू 5। कहां पे 0 डिग्री 30 डिग्री प्लस माइनस 30 डिग्री कर दो, ए वो माइनस मतलब नीचे से बनेगा, और प्लस माइनस 90 डिग्री, ठीक है। 2 2 4 और एक 5, टोटल 5 बनेगी। एक सेंटर पे, एक 30 ऊपर 30 नीचे, 90 ऊपर 90 नीचे, अगर इनफाइनाइट इंक्लूड करनी है ना, एक्सक्लूडिंग इनफाइनाइट तो 3, ठीक है। कहां पे थीटा बराबर 0 डिग्री और प्लस माइनस 30 डिग्री। अगर इनफाइनाइट को नहीं गिनूं तो 3, ठीक है। तो क्लियर देखा, नीचे मैं इंक्लूडिंग का लिख देता हूं मैं, ठीक है। डार्क फॉर डार्क, है ना, ये तो हो गया ब्राइट फॉर डार्क। इधर देखो बेटा, ये नोट कर लो क्या, चलो अभी आ जाओ फॉर डार्क के लिए देख, फॉर डार्क मैं बोल दूं डार्क के लिए पाथ डिफरेंस ये है, d sin थीटा बराबर n लैम्डा सॉरी बराबर del x। मैं del x बराबर कितना लिख दूं, बोल रावण बोल फटाफट, 2n - 1 लैम्डा बाई 2 क्या, ए डार्क में याद है -1, तो यहां से आ जा, तो ये लिखा 2 लैम्डा sin थीटा इज इक्वल टू 2n - 1 लैम्डा बाई 2। यहां से ये रखा, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, sin थीटा इज इक्वल टू 2n - 1 बाई 4। अब रखो n बराबर 1, तो कितना आ जाएगा बोलो फलता, sin थीटा इज इक्वल टू 1 रखा तो कितना आ जाएगा 2 - 8 1 बाई 4। यस पॉसिबल, यस थीटा बराबर sin इनवर्स। सर छोटा एंगल नहीं है, छोटा एंगल 1 बाई 4 बहुत बड़ा आएगा। हां सेकंड n बराबर 2 फॉर सेकंड डार्क n बराबर 2, तो रखो n बराबर 2, तो sin थीटा कितना आ जाएगा बोलो 3/4, तो थीटा बराबर sin इनवर्स 3/4। तो पहली डार्क बनी sin थीटा बराबर 1/4 पे, दूसरी डार्क बनी sin इनवर्स 3/4, दोनों बड़े एंगल है। वैल्यू अपने को नहीं पता क्यों, क्योंकि sin इनवर्स 3/4 और ये सब साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आ गया। हां पर 2 डार्क बनी। अब इसमें इनफाइनाइट वाला कोई झंझट नहीं है, क्योंकि थीटा रखो नहीं, ऐसा 3 रखो ना, थर्ड डार्क, चलो रखो थर्ड डार्क, तो बोल दूं यहां से आ जाएगा sin थीटा बराबर, यहां पे जैसे 3 रखूंगा 2n - 1 में तो 5/4 आ जाएगा। नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है सर, ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, नॉट पॉसिबल। तो थर्ड डार्क पॉसिबल नहीं है, तो बोल दूं पहली डार्क बनेगी दूसरी डार्क बनेगी, अब इनफाइनाइट का लफड़ा ही नहीं है। तो इसमें देख पहली डार्क दूसरी डार्क दोनों की एंगुलर पोजीशन, एक की sin इनवर्स 1/4 एक की sin इनवर्स 3/4, बड़े एंगल है, तो 2 ऊपर 2 नीचे, सेंटर पे तो राइट है मत गिन, तो 4 डार्क कंफर्म। इसमें इनफाइनाइट वाला कोई लफड़ा भी नहीं आ रहा। ब्राइट अगर इनफाइनाइट इंक्लूड करनी तो 5 नहीं करनी तो 3 और आई, क्यों, क्योंकि सेंटर पे ब्राइट है तो वो जुड़ेगी। तो मेरे हिसाब से तेरे को बड़े एंगल का गेम कैसे खेलना समझ में आ गया। तो d sin थीटा वाले फार्मूले की इंपॉर्टेंस बताई मैंने, क्या बताया, d sin थीटा। अच्छा सर अगर बड़ा एंगल है तो अपन तो sin थीटा को tan थीटा नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तो सर लीनियर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ये आपने तो ये जो फार्मूला लिखा है कौन सा, y बराबर कौन सा, y बराबर del x d by d,
वो तो सर स्मॉल एंगल के लिए, बिल्कुल वो तो स्मॉल एंगल के लिए, क्योंकि उसमें तो मैंने याद है वाई बाई डी कैपिटल डी लिखा था टेन थीटा को। तो सर अब क्या करें, अभी करते थे, इसमें भी दिमाग लगा, पोज कर नोट कर, पोज कर नोट कर। ये देख मैं तेरे को ब्राइट की पोजीशन और डार्क की दोनों निकाल के बताता हूं। देख डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के सेंटर से फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस निकालता हूं, ठीक है। तो यहां से देख, तो वो तो थीटा बराबर 30 डिग्री आया, एंगल इज लार्ज, एंगल इज नॉट स्मॉल, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा नहीं होगा। तो क्या करें, कुछ मत करो सर, टेन थीटा टेन 30 बराबर वाई बाई डी करो, वाई वन बाई डी, ये रहा वाई वन। पहली ब्राइट की सेंटर से दूरी को वाई वन बोल रहा हूं मैं, तो ये देख वाई वन बाई डी। तो यहां से मैं बोल दूं ये टेन 30 1 बाई रूट 3 आ गया। तो यहां से वाई वन बराबर कितना आ गया बोलो, वाई वन बराबर डी बाई रूट 3, ये आ गया फर्स्ट ब्राइट। सेकंड ब्राइट तो बोल तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, वो तो इनफाइनाइट आ गई, ठीक है। फर्स्ट डार्क की निकालता हूं, फर्स्ट डार्क तो मैं बोल दूं कि यहां से कितना आ जाएगा बोलो, यहां से आया था याद है अपना साइन थीटा बराबर 1/4। अब देख बेहतरीन चीज, साइन थीटा 1/4 है, अब मेरे को फर्स्ट डार्क की दूरी निकालनी है, तो ये तो कितनी आ गई बेटा बोलो, ये तो आ गई कितनी d/√3। अब फर्स्ट डार्क की निकालनी है, अब देख फर्स्ट डार्क कैसे निकाल रहा हूं। तो फर्स्ट डार्क को मैं बोल दूं ये देख फर्स्ट डार्क। अब साइन थीटा, सर टेन थीटा कहां से लाओगे, एंगल बड़ा तो है, हां अब मैं साइन थीटा को टेन थीटा के लिख सकता हूं, ट्रायंगल से निकालूंगा बेटा, बेसिक मैथ, ये थीटा है, ये 1 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये, तो ये 16 - 1 15, ये √15 आ गया। तो यहां से टेन थीटा कितना आ जाएगा बोल, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√15, और जैसे टेन थीटा गया यहां से देख टेन थीटा कितना आ जाएगा, तो हम बोल टेन थीटा ये y डैश, ये देख y डैश, तो हम बोल ये थीटा है, थीटा डैश, तो वो तो थीटा डैश है, तो tan थीटा डैश, तो ये y डैश बाय d इज इक्वल टू 1/√15। तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा, y डैश बराबर देख d/√15, लगभग d/4 आ गया। लेकिन d/4 से थोड़ा डिफर करना, देख 15 का रूट 4 नहीं होगा, 4 से थोड़ा कम होगा। तो सर हम तो बड़े एंगल के लिए भी करना सीखा, बस तू ये समझ। बेसिकली आईडीएसी में जब एक्सपेरिमेंट हमने करा तो थीटा एंगल पे, सेंटर का थीटा एंगल पे, हां इसमें एक ध्यान रखना, स्मॉल डी और कैपिटल डी बड़ा होना चाहिए, तब जाके मैंने डी साइन थीटा, याद है मैंने परपेंडिकुलर में बेस और हाइपोटेन्यूज को सेम माना था, और वो तभी होगा बेस और हाइपोटेन्यूज जब आपके दोनों ये स्प्लिट है पास में और स्क्रीन बहुत दूर हो, है ना। अब सेंटर से अगर करीब हूं तो साइन थीटा को tan थीटा देख सकता हूं, और सेंटर से दूर हूं अगर अवे फ्रॉम सेंटर हूं तब मैं साइन थीटा को, जैसा कि 30 डिग्री और आया एंगल, इसमें साइन थीटा tan थीटा नहीं लिख सकता हूं, तो फिर मेरे को बेसिक मैथ से साइन थीटा से tan थीटा बनाना पड़ेगा और उसको y/d लिखना पड़ेगा। आपको किसी भी तरीके से tan थीटा पे पढ़ना अगर लीनियर डिस्टेंस चाहिए तो, और उसके लिए कई बार मैं साइन थीटा को tan थीटा लिखूंगा और कई बार नहीं लिखूंगा। तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में बैठ गई, पोज कर, नोट कर और वापस समझ एक बार बेटा। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं ये जिसमें फॉर्मूला नहीं लगा। अच्छा सर यहाँ पे तो सर फिर बोल, यहाँ लैम्डा d/d वाला फॉर्मूला फेल है, क्योंकि याद है तेरे को मैंने फ्रिंज-विड्थ का फॉर्मूला जो निकलवाया उसमें मैंने y बराबर del x d/d यूज करा, और वो तभी यूज होगा जब थीटा छोटा हो। तो फ्रिंज-विड्थ वाला फॉर्मूला तभी लगता है जब थीटा छोटा हो, और हमारा 99% थीटा छोटा ही होता है। अपने को जब तक कुछ नहीं बोला, नेतागिरी नहीं करनी है, लैम्डा d/d लगाना है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से आता है, ठीक है, मैंने समझा दिया, जो जैसा हाथ लगेगा वैसा पढ़ेंगे। अच्छा अब सुन, तो सर ये तो समझ में आ गया, हम YTAC में से निकाल लेंगे। अब देखिए क्या होता है, कई बार है ना हम एक के दो सोर्स नहीं बना के दो सोर्स इंडिपेंडेंट ले लेते हैं, है ना, S1 S2 इंडिपेंडेंट सोर्स। क्या ये मैंने n की बात नहीं मानी, मैंने इंडिपेंडेंट सोर्स ले लिया। क्या ये इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स। अगर इंडिपेंडेंट सोर्स ले लिया तो मैं बोल दूं क्या इनके लिए दीस आर नॉट, ये इनकोहेरेंट सोर्स होगा, इनकोहेरेंट बोल दूं। तो अगर दो इनकोहेरेंट सोर्स ले लूं, मैं क्या ले लूं, इनकोहेरेंट, तो क्या मैं बोल दूं इनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो यहां पर कभी ब्राइट कभी डार्क, कभी ब्राइट कभी डार्क, कभी ब्राइट कभी डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, तो पूरी स्क्रीन पर ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। तो मैं बोल दूं एवरेज इंटेंसिटी, यहां पे क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी पूरी स्क्रीन पे क्या होगी, एवरेज। क्या होगी, एवरेज। तो एवरेज इंटेंसिटी दो सब टाइप में पूछता है, या तो होता दो इंडिपेंडेंट या दो इनकोहेरेंट सोर्स ले लिए। अगर आपने एक के दो नहीं बना, दो इनकोहेरेंट सोर्स ले लिए, तो एवरेज इंटेंसिटी, और एवरेज इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I मैक्सिमा प्लस I मिनिमा बाय 2। कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा का एवरेज। और इसको सोल्व देखा बेटा अभी नहीं कर रहा हूं, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर करके और सोल्व करूंगा। अच्छा अगर इंटेंसिटी दोनों सेम है तब तो ये याद है 4I0 रटा हुआ है मैंने, 4I0
नॉट 0 तो 4 आई नॉट प्लस 0 बाई 2 2 आई नॉट कर दूंगा, लेकिन मैं वो नहीं, मैं जनरलाइज फार्मूला डिराइव कर रहा हूं। यहां आएगा रूट आई 1 प्लस रूट आई 2 का होल स्क्वायर, यहां आएगा रूट आई 1 माइनस रूट आई 2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करूंगा तो याद है 2 रूट आई 1 रूट आई 2 कट जाएंगे और आ जाएगा यार फाइनली आई 1 प्लस आई 2। घर पे सॉल्व करना बेटा, आई 1 प्लस आई 2, ये याद रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनकोहेरेंट सोर्स जब भी लेवे तो इंटेंसिटी एवरेज इंटेंसिटी होती है, हर जगह पर ब्राइट डार्क सब बनते हैं, पूरी स्क्रीन की स्टडी आप कर ही नहीं सकते हो। इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूं इंटरफेरेंस वाली फिनोमेनन नजर नहीं आएगा, होगा तो सही, नजर नहीं आएगा, इंटरफेरेंस तो हो ही रहा है। ब्राइट डार्क का मतलब यही हो गया इंटेंसिटी का वेरी करना है, बस इंटरफेरेंस रीडिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही रहा है ना। अब देख जेई ने क्वेश्चन मुझे तो बता देता हूं बेटा, सुनना। अगर मैं जेई में बोला इफ इन YDAC if ये समझो in YDAC if intensity of two sources are equal first या intensity of two sources are equal and these are incoherent source या two independent intensity of two independent sources are I naught, then intensity at a point P, क्वेश्चन को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। सुनना एक्चुअल में क्या है, क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली, सुनना एक्चुअल में मुद्दा बताता हूं मैं तेरे को। बात ये है कि अगर मैं एक सोर्स लूं है ना, और ये आई नोट इंटेंसिटी के दो लाइट गिरे हैं, तो ये जो सेंटर है स्क्रीन का, यहां पर पहले इंटेंसिटी थी आई 1, ठीक है, और फिर मैं इसकी बजाय दो इंडिपेंडेंट सोर्स लूं S1 S2, जो आई नोट के सेम इंटेंसिटी के दो इंडिपेंडेंट सोर्स लूं। पहले तो मैंने सेम इंटेंसिटी के दो सोर्स बनाए, एक के दो, और फिर दो इंडिपेंडेंट सोर्स लिए, तो सेंटर पे जो इंटेंसिटी आएगी उसका रेशियो बताना है ना। या चल एक काम कर, यही बता दे तो इफ टू इंडिपेंडेंट सोर्स S1 and S2 आर टेकन देन इंटेंसिटी एट हो, तो मैं बोल दूं इंटेंसिटी एट हो, इंटेंसिटी नेट इंटेंसिटी एट हो, बोलो क्या बोलोगे, तो मैं बोलूंगा 2 आई नॉट। सर ये कैसे बोली, कभी खुशी कभी गम हुई, अगर दोनों के आई नोट इंटेंसिटी है, दोनों सोर्स की इंटेंसिटी आई नोट और इंडिपेंडेंट है, इनकोहेरेंट है तो वही फेज डिफरेंस बदलता रहेगा, कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा, तो कभी 4 आई नोट कभी 0, कभी 4 आई नोट कभी 0, तो एवरेज 2 आई नोट। अच्छा अगर मैं आई नोट और 9 आई नोट दे दूं तो बोलो, तो आई नोट और 9 आई नोट तो वही इनकोहेरेंट सोर्स है, तो कभी तो मैक्सिमा बनेगा जब आएगी कितनी रूट आई 1 प्लस रूट आई 2 यानी कि 1 प्लस 3 4 16 आई नोट, और कभी आएगी 4 आई नोट, तो कभी 16 कभी 4 कभी 16 कभी 4, उसका एवरेज आएगा 10, और मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, बोलो इनकोहेरेंट के लिए आई एवरेज बराबर आई नेट बराबर आई एवरेज बराबर आ जाएगी आई 1 प्लस आई 2, और करो आई 1 प्लस आई 2, तो आई नोट प्लस 9 आई नोट कितना आ जाएगा, ये 10 आई नोट। तो हम बोलते हैं सेंटर पे इंटेंसिटी आएगी 10 आई नोट, कितनी आ जाएगी 10 आई नोट, तो जो सेंटर पे इंटेंसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 10 आई नोट, समझ गए क्या, 10 आई नोट। तो सर इनकोहेरेंट सोर्स समझ में आ गया। अच्छा अब अपने मैंने बता दिया था तेरे को, हमने YDAC में जो बुकों में लिखा था वो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ होती है। सर इस पे क्वेश्चन करा दो, ये देख ये जो विड्थ है ना, इनकी जो विड्थ, इसका रेशियो बेटा 1:4 है ना, रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ, रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ इज 1:4, then ratio of I maximum is to I minimum on screen, स्क्रीन पर I maximum और I minimum का रेशियो बता रहा है, तो स्लिट विड्थ का रेशियो 1:4 दिया है मैंने, तो पूरी स्क्रीन पर जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी उसका रेशियो बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो क्या मैं बोल दूं अगर स्लिट विड्थ का रेशियो ये है तो इंटेंसिटी I1:I2 कितनी हो जाएगी, तो मैं बोल दूं इज I is proportional to स्लिट विड्थ, तो मैं बोल दूं क्या आई नोट ये हो जाएगी 1:4, वही स्लिट विड्थ का जो रेशियो का था, मैं इसको आई नोट मान लूं और इसको 4 आई नोट मान लेता हूं, अरे बोलो तो आई मैक्सिमम कितना आ जाएगा, बोलो, तो मैं स्पेशल फार्मूला लगा दूं रूट 4 आई नोट प्लस रूट आई नोट का स्क्वायर, आई मिनिमम कितना आ जाएगा, बोल आई मिनिमम रूट 4 आई नोट माइनस रूट, याद है रूट आई नोट प्लस रूट आई 2 का स्क्वायर, रूट आई नोट डिवाइड करो तो आ जाएगा 3 रूट आई नोट का स्क्वायर अपॉन रूट आई नोट का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बोलो 9/1, क्लियर है क्या, तो 9:1 आ जाएगा, खत्म। तो 9:1 में ऐसा बता होगा, तो सर ये तो बढ़िया बात है, तो स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल होती है, एवरेज पता पड़ गया। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता, सुनना हो,
वो वेवलेंथ बदल देता है और वो होता है पर्टिकुलर एरिया। सुनना, अच्छा अब अगर मैं तेरे से पूछूं, सुनो एक एग्जांपल दिया मैंने तेरे को सर, वो ऑर्डर में थोड़ा सा बड़ी वेवलेंथ की भी क्वेश्चन दे रहा हूं ना, ये देख सुनना। अगर मैं तेरे से बोलूं कि जैसे ये वाई दूरी है ना, वाई, ये S1 ये S2 है ना, यहाँ लैम्डा वेवलेंथ यूज कर रहा हूं लैम्डा। अगर मैं लैम्डा 1 वेवलेंथ यूज करूं और इस वाई दूरी में टोटल ब्राइट बन जाए, ये देख सारी ब्राइट फ्रिंजेस है ना, ये इन वाई डिस्टेंस ऑन स्क्रीन देयर आर m bright fringes, m bright fringes of lambda 1। तो मैं बोलूं क्या y बराबर m टाइम्स ऑफ lambda 1 हो गया। ए बेटा, इस y दूरी में अगर m फ्रिंजेस बन रही है तो मैं बोल दूं ये लैम्डा सॉरी बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 बीटा 4, तो m बीटा 1 बोलो, अरे बोलो, और ये आ जाएगा m लैम्डा 1 d by d। अच्छा अगर मैं यहाँ पे लैम्डा 1 की जगह दूसरी लाइन यूज करूं लैम्डा 2, लैम्डा 1 हटा के लैम्डा 2 लाइन लिया, मतलब दूसरी वेवलेंथ लो। याद है वेवलेंथ पे वेवलेंथ से फ्रिंज विड्थ चेंज होगी, और फ्रिंज विड्थ चेंज होगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्राइट अलग आएगी। अगर वो बोलते उसी वाई डिस्टेंस में यहाँ पे m इन सेम वाई डिस्टेंस, नाउ इन सेम वाई डिस्टेंस if there are n bright fringes in of lambda 2, अगर उसी y डिस्टेंस में तो मैं बोल दूं क्या इस बार y बराबर आ जाएगा n टाइम्स ऑफ lambda 2 d by d। अरे बोल, यहां से दोनों को इक्वल कर दो तो मैं बोल दूं m lambda 1 बराबर n lambda 2। अगर किसी सुनो आप फाइनल, अगर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन अगर किसी पर्टिकुलर दूरी में किसी लैम्डा 1 की m फ्रिंजेस हो और लैम्डा 2 की n फ्रिंजेस हो, तो m1 लैम्डा 1 बराबर n लैम्डा 2 होता है। और लैम्डा को अगर मैं वैक्यूम से कंपेयर करूं तो यहां बोल दूं मैं m लैम्डा वैक्यूम बाय ये भी आ जाएगा m लैम्डा वैक्यूम बाय μ1 इज इक्वल टू n लैम्डा 2 बाय μ2। ठीक है, तो यहां से मैं बोल दूं क्या ये लैम्डा वैक्यूम बढ़ गया, तो मैं बोल दूं m टाइम्स ऑफ μ2। अच्छा इसको लैम्डा 1 ये इंटीजर n1 n2 कर दो, अरे n1 n2 है ना, n1 n2 कर दो सही रहेगा, n1 ये n2 कर दो, n2 n1 μ2 बराबर, इससे क्या ध्यान रहेगा किसका म्यू किसके साथ है। ठीक है, ये दो रिलेशन याद रखना। अरे बोल लो इक्वेशन देख, इस पे इक्वेशन देख एंड टू एंड इफ इन y डिस्टेंस ऑन स्क्रीन in a particular distance on screen in YDSE if in a particular distance on screen there are 300 bright fringes of 6000 angstrom wavelength, then number of bright fringes in same distance of lambda बराबर 5000 angstrom in same distance on screen, स्क्रीन पर उसी दूरी में 5000 की कितनी ब्राइट बनेगी, अगर 6000 की 300 ब्राइट बनती है तो मैं फॉर्मूला लगा दूं n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। तो ये देख n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, सॉल्यूशन देख, तो मैं बोलूं 300 फ्रिंज बनती है कितने की, 6000 एंगस्ट्रॉम की। अब आएगा तेरे समझ में, तो बता कितनी फ्रिंज बनेगी, कितनी 5000 एंगस्ट्रॉम की। तो ये देख ये कट गया, तो मैं बोल दूं कितना आ जाएगा, बोलो 360 खत्म।
सर यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है बेटा, बहुत जबरदस्त चीज है, ये चीजें पता होनी चाहिए। तो क्या मैं बोल दूं हमें सेंटर में कितनी फ्रिंजेस बनेगी सब समझ में आ रहा है, YDAC की बातें सारी समझ में आ रही है सर हमारे को, पोज करके नोट कर बेटा, नहीं टाइम है मेरे पास। तो हमने क्या क्या सीखा थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। एक हमने सीखा आई एवरेज फॉर इनकोहेरेंट सोर्स। अच्छा तो आई एवरेज इनकोहेरेंट के लिए भी है, और पूरी स्क्रीन पर कोहेरेंट सोर्स भी और पूरी स्क्रीन का एवरेज पूछे तो कहीं पर मैक्सिमा कहीं पे मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा का एवरेज, तो YDAC में पूरी स्क्रीन का एवरेज भी यही होता है और इनकोहेरेंट सोर्स का एवरेज भी यही होता है। I इज प्रोपोर्शनल टू W सीखा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ सीखी लैम्डा बाय स्मॉल d, और फ्रिंज विड्थ सीखी बेटा कितनी लैम्डा d बाय d, दोनों मीडियम में जाके बदलेगी। अच्छा हमने ये सीखा बेटा क्या कि n1 लैम्डा 1 वाला कांसेप्ट, n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, लैम्डा बदलने पर सेगमेंट में नंबर ऑफ राइट फ्रिंजेस बदलेगी। अच्छा हमने एक सीखा d sin थीटा बराबर n लैम्डा, सॉरी डेल x पार्ट डिफरेंस, ठीक है। एक हमने सीखा बेटा कि y सेंटर से दूरी डेल x d बाय d फॉर स्मॉल एंगल, क्या है थीटा छोटा होना चाहिए, बड़े के लिए तो यहीं से चलेंगे बेसिक तो ये, ठीक है। ये सारी चीजें सीखी हमने। एंगुलर पोजीशन बता देंगे, ठीक है, एंगुलर पोजीशन बोलो कितना आ जाएगा, तो एंगुलर पोजीशन बता देंगे सर। अच्छा सुनो, अब ये बता बेटा ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ एंड ज्योमेट्रिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ एंड ज्योमेट्रिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल पाथ वो जो दिखेगा तेरे को, ऑप्टिकल पाथ वो जो एक्चुअल में रे ऑप्टिक्स में बात होगा। जैसे सुन, याद ही कर देता हूं तेरे को मैं, जैसे कि डी विड्थ की कोई स्लेब है म्यू रिफ्लेक्टेड इंडेक्स की, अब एक लाइट ए से दी गई, तेरे को क्या लगेगा ये लाइट कितनी चली, तो ज्योमेट्रिकल पाथ कितना है इसका, AB बराबर ज्योमेट्रिकल पाथ AB बराबर ज्योमेट्रिकल पाथ बराबर D, है ना। ऑप्टिकल पाथ अब सुनना, ऑप्टिकल पाथ क्या था, ये लाइट इस मीडियम में, देखो ये ज्योमेट्रिकल पाथ तो एयर में, मतलब ये एयर में चलती तो था, ये लाइट इस मीडियम में A से B जितने समय में चलेगी उतने समय में एयर में कितना चलती, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा AB डिस्टेंस इसमें इस मीडियम में चलने में लगे समय में एयर में चली गई दूरी में वैक्यूम में चली दूरी डिस्टेंस। सर कुछ समझ में नहीं आया, अभी बताता हूं। चलो AB टाइम टेकन टू ट्रेवल AB तो आ जाएगा T बराबर बोलो AB बाई V मीडियम, और ये आ जाएगा D अपॉन V कितना C बाई V, अरे बोलो तो इतने समय में T में एयर में चली दूरी, एयर वैक्यूम में चली दूरी, वैक्यूम में चली दूरी डिस्टेंस इज इक्वल टू, मैं बोलूं कितना C इंटू T, अरे बोलो, और ये कितना आ जाएगा, यही ऑप्टिकल पाथ है, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू बोलो कितना आ जाएगा C इंटू D अपॉन C इंटू म्यू, ये C से C कर दिया म्यू D। अब याद रख किसी मीडियम में, किसी म्यू मीडियम में D में ज्योमेट्रिकल पाथ D के लिए, ऑप्टिकल पाथ बोलो, ऑप्टिकल पाथ कितना आ जाएगा म्यू D, तो ऑप्टिकल पाथ बराबर म्यू टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ बराबर म्यू टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल पाथ, कैसे आया ये बता दिया। एक क्वेश्चन कर मेरे लाल, पूछा हुआ तेरे एग्जाम में, ये ले दिस इज T1, एक थिकनेस दे रहा हूं T1 T2 T3, ये लाइट गई, ठीक है, μ1 μ2 μ3। पहला A से B तक का ज्योमेट्रिकल पाथ बोलो, तो आंसर दे, ये आ जाएगा ज्योमेट्रिकल पाथ इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3, मेरे लाल जो दिख रहा है सेकंड ऑप्टिकल पाथ बोल मेरे लाल, ऑप्टिकल पाथ μ1 T1 सर प्लस μ2 T2, अरे अभी सिखाया तेरे को, μ1 T1 प्लस μ2 T2 प्लस μ3 T3, रटवा दिया मैंने तेरे को, अब ऐसे मत करना इतनी लंबी रामायण,
अगर T1 ज्योमेट्रिकल पाथ है तो ऑप्टिकल पाथ μ1 T1 μ1 T1 क्यों म्यू टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल पाथ क्योंकि वो एयर में ज्यादा चलती, ये बेचारी वेव एयर में ज्यादा चलती, जितने टाइम में एपी चलेगी उतने टाइम में एयर में ज्यादा चलती। सर समझ में आ गया? सर समझ में आ गया? बस इस चीज को मैं भी यूज लूंगा। अब अपने को सबसे इंपॉर्टेंट इस YTSC का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ना है कि क्या बताता हूं, इफेक्ट ऑफ स्लेव, इंट्रोड्यूसिंग स्लेव। हम स्लेव इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें? YTSC में। किस पर? स्लेव को रखेंगे स्लिट पर। अब देख क्या फर्क पड़ेगा। तो क्या मैं बोल दूं जब अच्छा अब सुन एक बात और देख, क्या मैं बोल दूं टी मोटाई की स्लेब है और लाइट ए से भी गई और एक लाइट एयर में चली ए से भी, ए क्योंकि देख इधर देख, जब तू स्लेब इंट्रोड्यूस करेगा स्लिट के सामने तो दोनों दूसरी स्लिट से एयर में चल रही होगी, एक से स्लेब में चल रही होगी। तो मैं बोल दूं इसका ऑप्टिकल पाथ देख, ऑप्टिकल पाथ फर्स्ट सेकंड, ऑप्टिकल पाथ फर्स्ट इज इक्वल टू म्यू टी और ऑप्टिकल पाथ सेकंड तो एयर में इसकी टी होगा ऑप्टिकल पाथ, तो पाथ डिफरेंस तो मैं बोल दूं टी म्यू माइनस 1। दिस इज द ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, इसको बोल दूं एक्स्ट्रा। क्या मैं बोल दूं जो लाइट स्लेब से गुजरेगी वो इतना एक्स्ट्रा चलेगी, जो लाइट स्लेब से गुजरेगी वो लाइट इतना एक्स्ट्रा चलेगी, जो लाइट स्लेब से गुजरेगी वो इतना एक्स्ट्रा चलेगी। समझ गए क्या? नहीं समझे? चलो अभी देखो, समझना हो ये देख, अब आएगा मजा क्योंकि ये सबसे अच्छी चीज है। स्लेब, इफेक्ट ऑफ स्लेब, यहां पे डालना इफेक्ट ऑफ स्लेब। खूब क्वेश्चन आते मेरे लाल, ये देखें S1 क्या मैं बोल दूं सेंट्रल मैक्सिमा। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मैक्सिमा। अब सुन, अगर मैंने ऊपर वाली स्लेट पर स्लेब इंट्रोड्यूस कर दी है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टीम बताइए, बताओ सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट हो जाएगा? सेंट्रल मैक्सिमा कहां शिफ्ट होगा? अब सुन, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है इसमें सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा कहां शिफ्ट होगा। अब सुन यार एक बात बता, तेरे को लग रहा है कि अभी भी सेंटर पर चलकर दोनों ने बराबर पाथ चला, ये तेरी सोच है मेरे लाल। लेकिन क्या मैं बोलूं जब स्लेब से गुजरती है तो एक्स्ट्रा पाथ चलती है, क्योंकि स्लेब में लेट हो जाती है बेटा, स्लेब में लेट हो जाती है, टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि लाइट की स्पीड कम हो जाती है ग्लास में। तो मैं इस बात को बोल दूं स्लेब में चलने का मतलब एयर में इतना चलना है बेटा, मैं यूं समझता हूं स्लेब में चलने का मतलब एयर में ज्यादा चलना, म्यू टाइम ज्यादा चलना। और अगर ये यूं चलेगी तो मैं बोल दूं देयर वुड बी पाथ डिफरेंस, तो यहां सेंटर पे पाथ डिफरेंस होगा del x बराबर t म्यू माइनस 1, दिस वुड बी द पाथ डिफरेंस। क्या मैं बोल दूं इसके लिए सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये तो बोल दूं सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट होगा। क्यों होगा ऊपर शिफ्ट बेटा? होगा ऊपर शिफ्ट। क्यों? क्योंकि देखो जब ऊपर जाएंगे तो इस बार ए स्लेब में ये ज्यादा चलेगी और हवा में इसको ज्यादा चला दिया। अरे बोलो क्या मैं बोल दूं स्लेब में जितना पाथ है, सुनना, क्या मैं बोल दूं स्लेब में जितना पाथ तू एक्स्ट्रा चली, हवा में उतना मैं एक्स्ट्रा चली जाऊं। स्लेब में जितना तू एक्स्ट्रा चली, हवा में मैं उतना एक्स्ट्रा चली जाऊं। तो मैं बोल दूं इस पी पॉइंट पर एयर में वेव का पाथ डिफरेंस, ज्योमेट्रिकल पाथ, पी पर ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P बराबर T म्यू माइनस 1 होना चाहिए। अरे बोलो कितना होना चाहिए? T म्यू माइनस 1। इस बात को मैं बोल दूं क्या कि पाथ डिफरेंस T म्यू माइनस 1 होना चाहिए, तो क्या मैं बोल दूं इतना मतलब ये इतना शिफ्ट आएगा, ये शिफ्ट इन, ये देखो शिफ्ट, ये y शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमम इन फ्रिंज पैटर्न, इन सेंट्रल मैक्सिमम तो फ्रिंज पैटर्न। क्या मैं बोल दूं क्या कि हमारा T म्यू माइनस 1 शिफ्टिंग हो जाएगी पूरे फ्रिंज पैटर्न में, मतलब T म्यू माइनस 1 का पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, तो बोलो कितना शिफ्ट आ जाएगा? मैं बोल दूं दिस इज y, इधर देख y इज इक्वल टू del x d by d में ये पार्ट डिफरेंस लिख दूं तो ये देखो y शिफ्ट, तो शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न कितना आ जाएगा? देखो ये del x पार्ट डिफरेंस इतना लाना मेरे को, तो याद है दो वेव में पार्ट डिफरेंस इतना लाना है, तो ये आ जाएगा T म्यू माइनस 1 d by d, ये आ गया y शिफ्ट। बोलो
तो जब हम किसी स्लिट के सामने स्लेव रख देते हैं तो जिधर स्लेव रखते हैं, अरे बोलो अब देख मैं तेरे को याद करा था, सुनना ये याद ही करा तू क्या, इधर देख, जिस स्लिट पर स्लेव रखेंगे फ्रिंज पैटर्न उधर शिफ्ट हो जाएगा, फ्रिंज पैटर्न उधर शिफ्ट। अरे बोलो ऊपर वाली पे रखी ऊपर शिफ्ट, नीचे वाली पे रखी नीचे शिफ्ट, दोनों पे रखी, दिमाग लगाएंगे। अच्छा आप सुनने की है फ्रिंज विड्थ ए बीटा विल नॉट चेंज ड्यू टू स्लेव। सर क्यों बताता हूं, बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी, ना लेमडा बदला ना डी बदला ना डी स्मॉल डी बदला। यार तू स्लेव रख देगा तो सिर्फ फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होगा, फ्रिंज विड्थ नहीं बदलेगी। जब हम स्लेव को इंट्रोड्यूस करते हैं स्लिट के सामने तो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होता है कितना, इतना t mu minus 1 d by d, लेकिन फ्रिंज विड्थ विल रिमेन सेम। खूब क्वेश्चन आता है, खूब क्वेश्चन 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होती है। आप 50 स्लेव रख दो, सारी जगह स्लेव ही स्लेव रख दो, फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होगी क्योंकि लेमडा डी वही रहेगा, फ्रिंज विड्थ वही रहेगी, सिर्फ पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। जो सेंटर मैक्सिमा सेंटर पे बनता था वो ऊपर शिफ्ट हो गया, लेकिन फ्रिंज विड्थ वही रहेगी। देखो यहाँ फर्स्ट ब्राइट क्या बनती थी, देख फर्स्ट ब्राइट, और ये 2 mm का गैप था तो ये फर्स्ट ब्राइट क्या बनती थी, तो फर्स्ट ब्राइट क्या बनेगी, गैप 2 mm का ही रहेगा, 2 mm मतलब 2 mm। तो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होगा, फ्रिंज विड्थ वही रहेगी, फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होगा, फ्रिंज विड्थ वही रहेगी। सर बिल्कुल समझ में आ गया, सर बिल्कुल समझ में आ गया, सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब सुनो क्वेश्चन करते हैं थोड़े, ठीक है। चलो शिफ्ट कितना रहता है बेटा, वाई शिफ्ट ड्यू टू स्लेव, ये आ जाएगा वाई शिफ्ट इज इक्वल टू कितना, d by d mu minus 1 into d, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रिंज क्रॉसिंग फ्रॉम सेंटर फ्रॉम O, तो वो तो नंबर ऑफ फ्रिंज n बराबर आ जाएगा कितना, y शिफ्ट अपॉन बीटा, और ये कितना आ जाएगा बोलो, लैम्डा डी बाई डी नीचे करूंगा, लैम्डा डी बाई डी नीचे करूंगा, घर पे करना t mu minus 1 अपॉन लैम्डा। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इज दिस, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट। हालांकि क्वेश्चन तो इस पे इतने ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ चीजें इसकी काम में लेगा वो अलग अलग बताता हूँ कैसे। अच्छा अब एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, अपन थोड़ा डेटा चाहिएगा, नहीं तो अपन बदल जाएंगे, डेटा में टाइम लग जाएगा, ठीक है। देखते हैं डेटा कितना है। इन YDAC एक धीरे से क्वेश्चन कर ले, इन YDAC स्मॉल d बराबर 1 mm, कैपिटल D बराबर 2 मीटर, लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। अब सुनना हो, एक बात बता, ये सब चीजें अब मैंने अगर मान लो बेटा मैंने यहाँ पर रख दी 1.5 की स्लेव, कितने की 1.5, न्यू बराबर 1.5 है ना, टी थिकनेस की। ठीक है, ठीक है। और इसकी है ना टी बराबर थिकनेस ऑफ स्लेब टी बराबर 3 माइक्रोमीटर है ना ये। देन फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा ओ से कितना शिफ्ट होगा और किधर और किस ओर, ठीक है। सेकेंड नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉसिंग फ्रॉम ओ ड्यू टू स्लेव को इंट्रोड्यूस करने से ओ से कितनी फ्रिंजेस क्रॉस करके चलेगी। देख जब ये शिफ्ट होगा तो नीचे वाली ऊपर सरकेगी ना, क्योंकि फ्रिंज भी तो चेंज होगी थी, तो कितनी
क्रॉस कर गई तो दोनों के फॉर्मूले। अब सुनना हो, ये सॉल्यूशन देख मेरे लाल, सॉल्यूशन देख, सॉल्यूशन तो हम क्या मैं बोल दूं, सुनना, वाई शिफ्ट, ए शिफ्ट, अच्छा ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, ए ये तो मैं सिखा चुका हूं तेरे को, ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, देख ये शिफ्ट है ना, ये वाई निकालना रहता है, वाई शिफ्ट ना, ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये पहले अंदर ज्यादा चली गई, यहाँ इस पे ज्यादा चला, वाई शिफ्ट इज इक्वल टू टी, सॉरी कितना, डी बाई डी, म्यू माइनस 1 इंटू टी, रखो फॉर्मूला में वैल्यू 2 मीटर अपॉन 10 की घात माइनस 3 मीटर, बोल म्यू 3/2 माइनस 1 और टी 3 इंटू 10 की घात माइनस 6, करो हिसाब किताब, ये 1/2 से 2 गया, ये 10 की घात माइनस 3 आ गया, 3 mm मारा करा तो बोल दो पूरा फ्रिंज पैटर्न 3 mm ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ए सेंटर से 3 mm ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सेंट्रल एक्जिमा जो पहले सेंटर में मिलता था वो 3 mm ऊपर मिलेगा, क्योंकि वहां पार्ट डिफरेंस 0 होगा। बेटा तू स्लेब पे ज्यादा चली, मैं हवा में ज्यादा चल लिया, तू स्लेब पे ज्यादा चली, मैं हवा में ज्यादा चल लिया। फर्स्ट सेकंड, नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉसिंग नंबर, तो ये आ जाएगा टी म्यू माइनस 1 इंटू लैम्डा, टी म्यू माइनस 1 बाय लैम्डा, बोलो कितना आ जाएगा टी, बोलो टी कितना है, 3 इंटू 10 की घात माइनस 6, म्यू माइनस 1 3/2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना बोलो, लैम्डा आ जाएगा 5 इंटू 10 की घात माइनस 7, बोलो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 ऊपर गया तो 30/6, 6 3 6, अरे देखे कितना आ रहा है 5, ये आ जाएगा 7 10 ऊपर 30/5 6 से कट के 3 फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी, ए इधर देख ले ना, शायद फ्रिंज बिट खाने में मारी हुई 3 mm शिफ्ट हुआ ना, तो खाने में मारी हुई 1 2 3, ये देख ये ओ यहां आ गया, ये जो फर्स्ट ब्राइट थी ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट, ये थर्ड ब्राइट, ये नीचे से ऊपर आ गई, ये देख ये फर्स्ट ब्राइट, ये यहां से आ गई, ये यहां से आ गई और ये यहां से आ गई, ये देख जो यहां फर्स्ट हुआ करती थी वो शिफ्ट हो गई आ गई, ये जो सेकंड यहां हुआ करती थी ये, तो नीचे की 3 फ्रिंज ऊपर शिफ्ट हो गई, देख यहां से क्लियर पिक्चर दिखेगी तेरे को, नीचे वाले फ्रिंज ऊपर शिफ्ट हो गए, देख ये सेंटर यहां गया, ये फर्स्ट यहां आई, ये सेकंड यहां आई और ये थर्ड यहां आई, तेरे सामने पूरा फ्रिंज बिट, लेकिन फ्रिंज बिट कोई नहीं, पहले भी बने में अब भी बने में निकाल लो लैम्डा डी बाई डी से 1 mm आएगी, ठीक है, तभी तो 3 फ्रिंज शिफ्ट हुई और टोटल 3 mm शिफ्ट हुआ। तो सर ये शिफ्टिंग समझ गए सर, हम पॉज करके नोट कर लेंगे सर, तो सर ये फार्मूला कैसे यूज करते समझ में आ गया, ये फार्मूला कैसे यूज करते समझ में आ गया, सर एवरेज इंटेंसिटी कैसे यूज करते समझ में आ गई, स्लिट फिट के प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटीज को कैसे यूज करते समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट सोर्स का क्या मतलब है समझ में आ गया सर, एवरेज इंटेंसिटी समझ में आ गई सर। सर अब आगे और देख आगे, अब क्या करेगा बेटा जी, वो आपसे अब टी गायब करेगा, ठीक है, ये गायब कर रहा है, अब क्वेश्चन बनेंगे देखते हैं। अब देख मेरे लाल, अब वो बोलेगा तेरे को अब वो तेरे को बोल देगा T इक्वल टू वॉट, सो देट पहला पूछेगा T मिनिमम so that there will be bright 8O मतलब सेंटर ऑफ स्क्रीन, मतलब वो बोलेगा इसकी मिनिमम मोटाई क्या होगी, सेंटर पे ब्राइट बना है, सर सेंटर पे ब्राइट कैसे बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है, सेंट्रल ब्राइट नहीं बनेगी। अब तू स्लेब रखेगा, मोटाई बढ़ाएगा, तो मोटाई बढ़ाते बढ़ाते मोटाई आएगी, जब सेंटर पे ब्राइट बनेगी, कौन सी, नीचे वाली आ जाएगी, फर्स्ट ब्राइट बनेगी, ठीक है। अच्छा सेकंड, T minimum so that will be dark 8O. Third, T equal to what, so that there would be fourth order bright 8O, fourth bright। अब मैंने नंबर दे दिया, फोर्थ ब्राइट मैंने नंबर दे दिया, पहले T मिनिमम पूछे थे, अब फोर्थ देख T इक्वल टू व्हाट, सो दैट 8th डार्क, थोड़ा दूर चला गया, 8 डार्क 8 अब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये इसमें सारी वैरायटी आ गई, मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन और उससे पिछले वाला क्वेश्चन, इन दो में से कुछ तो तेरा आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं इसकी ग्रेविटी बता रहा हूं कितना तगड़े क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये हटाओ, मैं बताता हूं तेरे को, सुनना। अब देख बेटा, अब मैं आता हूं सेंटर पे, तो मैं जैसे ही सेंटर पे आया, क्या मैं बोल दूं, मैं जब सेंटर पे आऊंगा तो ये म्यू बराबर 1.5 इसलिए है, इसकी मोटाई की वजह से मैं बोल दूं ये पार्ट बढ़ते बढ़ते, जैसे जैसे मोटाई बढ़ेगी मैं बोल दूं पार्ट डिफरेंस बढ़ेगा, ये देख डेल x बराबर t म्यू माइनस 1, क्या मैं बोल दूं जैसे जैसे मोटाई बढ़ेगी वैसे वैसे पार्ट डिफरेंस बढ़ेगा, और पार्ट डिफरेंस बढ़ते बढ़ते लैम्डा हो जाएगा। अगर इसकी स्लेब की थिकनेस 0 तो पार्ट डिफरेंस सेंटर पे 0, मतलब पार्ट डिफरेंस 0 आ गया,
जैसे जैसे स्लेब की मोटाई बढ़ेगी वैसे वैसे एक्स्ट्रा पाथ चलेगी और इसका पाथ बढ़ते बढ़ते इससे जब लैम्डा ज्यादा हो जाएगा तो मोटू फिर से ब्राइट बन जाएगी। तो मोटू सेंटर पे पहले सेंटर ब्राइट बनी थी, फिर इसकी मोटाई बढ़ते 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 इसकी ब्राइटनेस कम होते होते डार्क हुई, फिर वापस बढ़ते 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 ब्राइट हो गई। तो टी लैम्डा। तो मैं बोलूं पहला फर्स्ट टी मिनिमम फॉर ब्राइट 8 ओ ब्राइट 8 ओ। मैं बोलूं टी म्यू माइनस 1 शुड बी एन लैम्डा, है ना, और टी मिनिमम फॉर टी मिनिमम एन बराबर बन रहा हूं तो यहां जाएगा टी मिनिमम म्यू 3/2 माइनस 1 बराबर लैम्डा। बोलो कितना आ जाएगा? तो लैम्डा कितना बोल लैम्डा की वैल्यू बोलो तो ये 1/2 तो मैं बोलूं टी मिनिमम बराबर 2 लैम्डा आ गया और ये आ जाएगा कितना 2 × 5000 एंगस्ट्रॉम तो ये आ जाएगा 10,000 यानी कि 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर नोटिस ले लिया बेटा तो तेरे को सेंटर पे पहली ब्राइट बन जाएगी, मतलब टी मिनिमम तो अब टी मिनिमम फॉर डार्क तो डार्क के लिए यहां पे कर दूंगा, फिर पहली डार्क के लिए तो मैं बोलूं टी फॉर डार्क सेकंड फॉर डार्क टी मिनिमम म्यू माइनस 1 बराबर लैम्डा/2 कर दो डायरेक्ट करना थोड़ा सा तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो टी मिनिमम बराबर आ जाएगा बेटा 5000 एंगस्ट्रॉम 0.5 माइक्रोमीटर। सही बात है इसकी आधी। अगर 1 माइक्रोमीटर लेने से ब्राइट बनती तो आधा माइक्रोमीटर लेने से पार्ट डिफरेंस लैम्डा/2 आ जाएगा, ये बन जाएगी। अच्छा थर्ड केस इसका देख थर्ड म्यू से लेता हूं थर्ड केस थर्ड क्या टी इक्वल टू व्हाट की क्या बना फोर्थ ब्राइट तो मैं बोल दूं टी म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 4 लैम्डा फोर्थ ब्राइट 4 लैम्डा फोर्थ ब्राइट आ जाओ कितना है टी कितना है स्लेब की थिकनेस टी बोले ना रावण टी तो निकालना है 3/2 माइनस 1 बराबर ये तो आ जाएगा टी बराबर 8 लैम्डा और ये आ जाएगा 4 माइक्रोमीटर। सर मजा आ गया, ये तो कर देंगे सर, बिल्कुल सही है। तो जैसे अब ये थी 8 डार्क, अब 8 डार्क के लिए कितना लिखेगा या तो गिन ले पहली डार्क लैम्डा/2 पहली डार्क पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा/2 और 8 के लिए 7 और ऊपर चला दो तो लैम्डा/2 प्लस 7 लैम्डा तो ये आ जाएगा 50 और नहीं तो 12 माइनस 1 लैम्डा/2 कर ले। अरे फोर्थ में कर ले टी म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा/2 और यहां पे 7th 8th डार्क 15 लैम्डा/2 खत्म। सर कर देंगे सर, पोज करके नोट कर लेंगे सर, पोज करके नोट कर लेंगे। आप तो हटाओ, क्रैश कोर्स चल रहा है, फटाफट हटाओ सर। अब दोनों जगह से रख दो तरह दिमाग लगा लेगा। टीटी सीधे ये 3/2 और ये 4/3 है ना, ये 1.5 ये 1.33 बताओ सेंटर मैक्सिमा कितना शिफ्ट होगा? हाँ ऊपर, क्यों? इसका पार्ट डिफरेंस ज्यादा आएगा। सोच लेगा, ऐसे दो स्लेब भी रख सकता है सर, कर लेंगे, बेसिक हमारा बहुत तगड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं सर, दो रकम 4 रखो। अब आजा बेटा, अब ये 1 के 2 ये तो था वाईडीएसी की मैंने 100% बात कर ली बेटा। अब आप क्वेश्चन करो और मस्त रहो, ठीक है? तो सर अब तो कर लेंगे डाइक्रोमेटिक लाइट वाली बात बाकी है, अब टाइम मिलेगा तो करूंगा डाइक्रोमेटिक या लिख दे, याद दिलाना मेरे को, ठीक है? अच्छा अब एक बात सुन, 1 के 2 में लोअर मिरर से भी बना सकता हूं। सुन क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जैसे इस दिन, हालांकि इतनी बातें मेरे को पढ़ानी नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों इमोशनल हो रहा हूं मैं, ठीक है? पढ़ ले, पढ़, किस्मत है तेरी। S1 ये टकरा दिया नहीं। अब लोअर मिरर से देख, सुनना ये बेटा होता है एक्चुअल में, हालांकि इसमें जेई में तो मैं बहुत ज्यादा बातें करता हूं, लेकिन अभी तक अपने को तो पहली बात तो जैसे कोई कुछ नहीं था, और फिर भी मैं तेरे को थोड़ा सा इसका जो कंसेप्ट है बता देता हूं। कंसेप्ट पूछा जा सकता, क्वेश्चन नहीं, इस पे क्वेश्चन बनने के चांस कम है तेरे लेवल पे। ये राइट है राइट, मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, तेरे को याद है मैंने तेरे को वेव ऑफ मोशन में पढ़ाया था, रिजिड एंड से जब लाइट टकराती है तो उल्टी हो जाती है, वहां तो दिख रहा था, यहाँ नहीं दिखेगा। तो पता है यहाँ पे जब लाइट टकराती है ना बेटा, तो मिरर क्या करता है, लैम्डा/2 की पंचायती या पाई फेस पाई और पाथ लैम्डा/2 की पंचायती कर देता है, पंचायती एक्स्ट्रा कर देता है। सर वो समझ में नहीं आया, ये कैसी भाषा यूज करते हो आप? बेटा जब मिरर से टकराएगी ना वेव तो लैम्डा/2 आगे हो जाएगी, याद है? वेव को उलट के भेजता है। अब सुन, अब एक तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट, ये क्या हुई? रिफ्लेक्टेड लाइट, और एक आइडिया डायरेक्ट लाइट, इसमें होगा इंटरफेरेंस। देख ये बात अलग है, ये बात अलग है, दोनों वेव हो सकता है साथ मिले और हो सकता है उल्टी मिले, तो यहां होगा इंटरफेरेंस। जैसे मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूं,
दिस इज 10 लैम्डा, दिस इज 4 लैम्डा और दिस इज 7 लैम्डा। बता इस P पॉइंट पर ये इसको मैं लिख रहा हूं S O O S1P और S1O प्लस OP है ना, S1OP मैं पार्ट डिफरेंस अब सुनना हो तो मैं बोलूं डेल x बराबर, तो मैं बोल दूं S1OP माइनस S1P, ये ज्यादा कितना 11 लैम्डा 4 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा, ये आ गया लैम्डा। मैं बोल दूं P पर तो लैम्डा मतलब ब्राइट बनेगी। बोलो ये जेई में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा मैं कैलकुलेशन ज्यादा थी मैंने कम कर दी, गलत। अब समझ, तेरे को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे लैम्डा का मल्टीपल पार्ट डिफरेंस है 11 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा लैम्डा तो ब्राइट बनेगी, गलत है। ब्राइट नहीं बनेगी, डार्क बनेगी। और सर ये क्या कर दिया, हमारे पैरों के नीचे से जमीन सरका दिया आपने, डार्क कैसे बन सकती है, बनेगी। मैं बोल दूं ये तो तूने ज्योमेट्रिकल पार्ट लिखे, दीस आर ज्योमेट्रिकल पार्ट, दीस आर ज्योमेट्रिकल पाथ नॉट ऑप्टिकल पाथ। ये ऐसे होता बर्बाद बच्चा। तो सर फिर बताता हूं, तो मैं बोल दूं डेल एक्स बराबर ऑप्टिकल पाथ S1OP माइनस ऑप्टिकल पाथ ऑफ S1P। तो देखिए कितना होगा 4 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस 7 लैम्डा। सर ये क्या हुआ, ड्यू टू मिरर, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। जब मिरर से रे टकराएगी तो लैम्डा बाय 2 का एक्स्ट्रा पाथ आएगा, ड्रामा ना 10 लैम्डा, तो ये आ जाएगा कितना 3 लैम्डा बाय 2। तो मैं बोल दूं डार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां ब्राइट नहीं डार्क बनेगी, डार्क, ये है कंसेप्ट। अब सुनो, अब इस पर कभी न्यूमेरिकल पूछ ले, जैसे वो दे दे ये दूरी है d बराबर 2 मीटर, सोर्स से स्क्रीन के बीच की दूरी परपेंडिकुलर दूरी 2 मीटर है, तो मैं बोल दूं कैपिटल D बन गया। अब ये लाइट को टकराने जा रही है, इंटरफेरेंस हो रहा है, तो मैं बोल दूं क्या ये यहां पीछे साथ ही लगेगी, ये मिरर में अपन पढ़ेंगे जब रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तो मैं बोल दूं इस मिरर इमेज S1 की मिरर इमेज S2, इतना तो पता है ना, प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर इमेज बनती है। तो मैं बोल दूं यहां पर 2 वेव आ रही है, एक समझ ले ये वाली, इस वाली वेव को समझ ले यहां से आ रही है और एक यहां से आ रही है, तो लोएड मिरर में ये 2 वेव बन गई। तो मैं बोल दूं अगर सोर्स 1 mm ऊपर रखा, अरे अगर ये सोर्स 1 mm ऊपर रखा है 1 mm, अगर मिरर से 1 mm, तो मैं बोल दूं स्मॉल d बराबर हो जाएगा S1 S2 एंड दिस इज 2 mm। अरे बोलो, तो मैं बोल दूं मिरर से 1 mm ऊपर सोर्स है तो उसकी मिरर इमेज नीचे बनेगी S2, तो S1 S2 हो जाएगा 2 mm और ये दूरी हो जाएगी 2 मीटर। तो मैं बोल दूं फ्रिंज विड्थ क्या आएगी, बोलो बीटा बराबर लैम्डा d बाय d, खत्म किस्सा। तो याद रखिए बीटा बराबर लैम्डा d बाय d। बोलो, तो लोहेड मिरर ऐसा हो गया। फ्रेजनर्स बाई प्रिज्म इतना टाइम नहीं है, मैं पढ़ा दूं तेरे को, अगर बाद में टाइम मिलेगा तो देखेंगे, कोई नहीं पूछ रहा। अरे फ्रेजनर्स बाई प्रिज्म में 2 प्रिज्म होते हैं, बस काम की बात बता देता हूं। ये 2 प्रिज्म होंगे, ये लाइट गिरेगी, ये लाइट डेविएट होगी, ये सोर्स रखूंगा, इसमें भी 1 के 2 सोर्स बनेंगे ऐसे, समझ गए क्या, ये यहां से ये ऐसे और इंटरफेरेंस होगा, समझ गए। अब उसमें वो लंबी रामायण है, ठीक है। ये फ्रेजनर बाई प्रिज्म आप खुद पढ़े, सेल्फ स्टडी करें, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें वो कवर करूंगा। सर ये समझ में आ गया। अभी अपन बात करेंगे इसके आगे, क्या बात करेंगे इसके आगे अपन थिन फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, थोड़ा पोलराइजेशन देख लेंगे, थिन फिल्म इंटरफेरेंस भी थोड़ा लास्ट में देख लेंगे, अभी पोलराइजेशन देखेंगे पहले, ठीक है, फिर डिफ्रैक्शन देखेंगे। क्लियर है, चलो अभी देखते हैं। ये क्वेश्चन है बोर्ड में, मैं तुम्हारे थोड़ा सा चेक करता हूँ तुम्हारे को कितना समझ में आया इंटरफेरेंस। ये सर्कुलर स्क्रीन है, क्या है बेटा, सर्कुलर स्क्रीन, ठीक है। इसके सेंटर पे S1 S2 2 सोर्स है जिनके बीच का सेपरेशन स्मॉल d है, ठीक है बेटा। तो आपको नंबर ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज ऑन स्क्रीन बतानी है, स्मॉल d बराबर दिस, स्मॉल d बराबर दिस, स्मॉल d बराबर दिस। 3 केस बनाए मैंने, पहला केस अपन डिस्कस करते हैं, बाकी के 2 आप करोगे, ठीक है। यार एक बात बता, अगर ये दोनों है और इनके बीच का स्मॉल d मैंने 3 लैम्डा दे दिया, फर्स्ट केस डिस्कस करता हूं 3 लैम्डा, तो बताओ यहां से वेव पहले पहुंचेगी या यहां से, ये वाली घटना जो वाली, ये वाली पहले पहुंचेगी, ये पीछे आएगी, तो 3 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होगा, मैं बोलूंगा यहां पे 3 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होगा तो ब्राइट बनेगी। मैं ब्राइट को डॉट और डार्क को क्रॉस से बनाऊंगा, ठीक है, तो यहां ब्राइट बनेगी। अच्छा, अब जैसे जैसे आप इधर जाओगे, अब मुझे ये नहीं पता पड़ रहा पार्ट का क्या हो रहा है, हां यहां पता पड़ गया पार्ट डिफरेंस 0 हो गया, तो सबसे आसान पॉइंट ये वाला अगला मेरा, इसके बाद ये वाला पॉइंट है, यहां पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा था और वहां पार्ट डिफरेंस 0 हो गया, क्या मैं बोल दूं यहां पे पार्ट डिफरेंस 0 है, फिर से राइट, तो यहां पर पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा है, राइट, यहां पर पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा है, राइट, यहां पे 0 है, राइट। मैं बोल दूं बीच में कहीं 2 लैम्डा भी होगा और कहीं लैम्डा भी होगा, तो कहीं पर पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा भी होगा, कहीं
समझ गए? तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे है 3 लैम्डा 2 लैम्डा लैम्डा। ऐसे इधर आएंगे तो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 3 लैम्डा 2 लैम्डा लैम्डा। यहाँ पे 0 वही 3 लैम्डा 2 लैम्डा लैम्डा, ऐसे करता जाएगा। ऐसे ये 2 लैम्डा लैम्डा। समझ रहा ना सिमेट्री से? तो मैं बोल दूं y एक्सिस में पार्ट डिफरेंस 0 दोनों में और x एक्सिस के पॉइंट पर 3 लैम्डा बीच में घटते घटते, तो मैं बोल दूं 1 2 2 4 2 6 2 8 8 और 2 10 2 12 12 तो ब्राइट बन गई। तो पहले का आंसर आ जाएगा 12 ब्राइट। और कितनी डार्क बनेगी? हर दो ब्राइट के बीच में इधर 2.5 लैम्डा, यहाँ पे क्रॉस 1.5 लैम्डा और यहाँ पे क्रॉस लैम्डा बाय 2। तो देख 2.5 लैम्डा 1.5 लैम्डा लैम्डा बाय 2 मतलब 0.5 लैम्डा, तो आधा लैम्डा। 3 या 3 6 3 9, अरे बोलो 3 6 3 9, अरे वही सिमेट्री बेटा। तो 3 3 6 3 9 12 12 ब्राइट 12 डार्क 12 ब्राइट 12 डार्क। ऐसे ही आ जाओ 2.5 लैम्डा, तो 2.5 लैम्डा में यहाँ 2.5 लैम्डा से शुरुआत होगी, यहाँ डार्क से शुरुआत होगी। ट्राई लैम्डा में अगले टर्म में बात करेंगे। सर समझ में आ गई सर? ठीक है। और देख, अच्छा अब एक फ्रिंज पैटर्न मतलब वो पूछता है स्क्रीन पर फ्रिंज पैटर्न कैसा बनेगा। सुनना, एनसीईआरटी में बनाया हाइपर बोला, बता देता हूँ सारी बातें बता देता हूँ जो बनती है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर यंग ने पिन होल लिए, जैसे कई किताबें पिन होल मानती कई स्लिट लेती है, मैं स्लिट को सपोर्ट देखिए पिन होल लिए, चलो अपन तो सारी चीज डिस्कस कर लेते हैं। पिन होल तो मोदू ये ऐसा दिखेगा, ये स्क्रीन ऐसी दिखेगी, ये पिन होल बहुत पिन मतलब पिन से होल कर दिया अपन ने। अगर स्लिट लूंगा तो कैसी दिखेगी बेटा, है ना, लीनियर स्लिट लूंगा तो ऐसी लेजर से ब्लेड होती है ना, ब्लेड से अपन ने बहुत क्यों देखो ब्लेड आगे से कितनी पतली होती है, उस ब्लेड से अपन ने वो एक तरीके से फाड़ दी बीच में से बहुत पतला दिखेगा ये ऐसे। अब यहां पे रख दी स्क्रीन, ये स्क्रीन यहां पे रख दी स्क्रीन, ये स्क्रीन। अगर पिन होल है तो देखो क्या होगा, पिन होल है तो देखिए सेंटर लाइन तो बनेगी और ये हाइपरबोला बनेगा। ये याद रखना है ना बेटा, कोई डेरिवेशन कुछ नहीं होता है इसका, ठीक है। हाइपरबोला तो हमको हाइपरबोलिक फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। तो अगर पिन होल लूंगा तो हाइपरबोलिक बनेगा, लीनियर लूंगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर स्क्रीन लिमिटेड साइज की है तो बेटा स्क्रीन की विड्थ अगर कम है तो लीनियर, क्योंकि देख तू लेगा तो लीनियर की विड्थ बहुत कम होगी ना, ये बताइए लंबाई भी तो कम होगी है ना। तो ये अगर तेरी स्क्रीन बहुत बड़ी लगी, बाद में इसकी चौड़ाई बहुत बढ़ा देते हैं तो आगे जाके तो ये भी हाइपरबोला बनेंगे, क्योंकि अगर चौड़ाई बहुत ज्यादा लगी तो उसके कंपैरिजन में तो ये पॉइंट नजर आएगा तेरे को। अरे बोल लो ये तो आगे जाके हाइपरबोला हो जाएगी। लेकिन हाँ अगर अपने को लीनियर दे दे तो बोलता ना स्ट्रेट लाइन बनेगी, फ्रिंज पैटर्न स्ट्रेट लाइन होगा। पिन होल दे दे तो हाइपरबोला होगा। अच्छा कई बार तो स्क्रीन ये स्क्रीन है तो पैरेलल रखी है, ये देखिए पैरेलल रखी है स्क्रीन के, अगर यू रख दो तो ये S1 S2 दो सोर्स और स्क्रीन परपेंडिकुलर रख दो, है ना, ये स्क्रीन ठीक है परपेंडिकुलर रख दो तो पता क्या होगा, ये देख जैसे 2 लैम्डा है तो हम ये सर्कल बनेगा, ये तो ये सर्कुलर बनेगी। फ्रिंज पैटर्न कैसा बनेगा, तो ये फ्रिंज पैटर्न सर्कुलर। जब दो सोर्स के परपेंडिकुलर स्क्रीन रखेंगे तो सर्कुलर बनेगा, पैरेलल रखेंगे और पिन होल है तो हाइपरबोला और स्लिट है तो स्ट्रेट लाइन, खत्म। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। सर मजा आ गया, ध्यान रख लेंगे, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। और क्लियर नहीं दे बोले वाईडी ऐसी तो अपने हाइपरबोला टिक कर देना, समझ गए। अरे यार एनसीईआरटी में हाइपरबोला बताएगा, वो कंफ्यूजन बातें हैं, सबने अलग-अलग बातें कही है। पिन होल दे दे तो कंफर्म हाइपरबोला, स्लिट दे दे, स्लिट लिख दे, नाम लिख दे, वो स्लिट बनाई मैंने तो फिर कंफर्म स्ट्रेट लाइन। और अगर मान लो परपेंडिकुलर रख देगा तब तो सर्कल बनेगा। सर्कल का सेंटर ब्राइट होगा डार्क, ये डिपेंड करेगा पार्ट डिफरेंस पे। पार्ट डिफरेंस लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल है तो ब्राइट, अदरवाइज डार्क। समझ गए सर, कर लेंगे सर। थिन फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ा दो ना, थिन फिल्म इंटरफेरेंस ठीक है। तो देखो थिन फिल्म इंटरफेरेंस में क्या होता है बेटा, अब यार मैं इसमें तेरे को परपेंडिकुलर के सुनो, जैसे एक लाइट गिरी है ना, यहां से रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्शन सब होते हैं, और एक अंदर गई फिर वापस आई और रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है ना। ये वेव 1 और ये वेव 2, इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस करूंगा मैं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये होता है एंगल r, ये होता है अंदर म्यू, ये होती है इसकी स्लेब की थिकनेस t, जो काम आएगा वो लिख रहा हूं, ये एंगल है। अब एक लाइट क्या होता है, एक तो रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में इंटरफेरेंस बेटा अब इतना टाइम नहीं मैं डेरिवेशन करूं, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस 2 म्यू sin r आता है। कितना आता है, 2 म्यू sin r, क्या आता है 2 म्यू sin r। यार नहीं है चीजें याद कर लेती बेटा, 2 म्यू sin r है
तिरछी लाइट कितनी दिखता था 2 म्यू sin cos आता है सॉरी वो डेरिवेशन करते जब मेरे को बेसिक पता है, ठीक है, चलो कोई बात है 2 म्यू cos, ठीक है। तो अगर लाइट ये cos अंदर वाला है रिफ्लेक्शन, ठीक है, म्यू ये है। अब सुनना, ये ऊपर वाली लाइट इसमें क्या होता है, ये डेंसर है, जैसे ये बाहर एयर है तो बोल दो ये डेंसर है, यहाँ पे पाई की पंचायत एक्स्ट्रा होगी, और ये रेयर है, इधर रेयर है, तो रेयर से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लाइट एंड से जब लाइट टकराती है तो कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आता। ये बताया था ना मैंने, रिजिड से टकराएगी तो उल्टी होगी, रेयर से टकराएगी तो यार रिंग ऊपर हो गई थी, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ ये तो मैं बोलूं तेरे को जो दिखेगा उससे लैम्डा बाय 2 एक्स्ट्रा होगा, तो 2 म्यू sin थीटा अगर n लैम्डा है तो तुझे तो लग रहा है कि ये पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होगा तो ब्राइट बनेगी, बट एक्चुअली बनेगी क्या, डार्क। तो मैं बोलूं फॉर डार्क ये डार्क बनेगी, है ना, n लैम्डा में डार्क बनेगी क्योंकि लैम्डा बाय 2 की पंचायत है अभी एक्स्ट्रा। और if 2 म्यू sin थीटा for bright मैं बोलूं 2 म्यू t cos r is equal to 2n minus 1 lambda by 2, वो माइनस प्लस तो करता रहना, अरे हम रखेगा तो वो ये चल जाएगा, 0 रखेगा तो 2n plus 1 करता रहेगा, वो एक ही बात है, और मल्टीपल। तो उल्टे रिजल्ट है, इंटरफेरेंस के उल्टे। 2 म्यू रख ले, 2 म्यू cos r जब n लैम्डा होता तो डार्क बनती है, लेकिन ये तब जब एक भारी से रखा है हल्के से रख रहा है, लैम्डा बाय 2 की पंचायत के अंदर छिपी हुई हो तो, और 2 म्यू t cos r बराबर n लैम्डा 2n minus 1 लैम्डा बाय 2 होगा तो ब्राइट बनेगी, ध्यान रखना, उल्टा। सर इसमें कभी सीधा भी होगा। अच्छा अब अगर नॉर्मल इंसिडेंट रहे हो, नॉर्मल इंसिडेंट तो मैं बोल दूं r बराबर r टेंड्स टू 0 हो जाएगा, अरे i इक्वल टू r टेंड्स टू 0 तो cos r बराबर 1 हो जाएगा, तो यहां से कितना बन जाएगा बोलो 2 म्यू t cos r हट गया, 2 म्यू t बराबर n लैम्डा, है ना, और 2 म्यू t बराबर 2n minus 1 लैम्डा बाय 2, ये हो जाएगा फॉर ब्राइट, नहीं डार्क उल्टा, और ये फॉर ब्राइट, है ना। ये तब जब इसमें इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, इधर देख 4/3 3/2 जबरदस्त चीज देख, और ये नॉर्मल लाइट गिरी है। अब वो बोलता है ये लाइट गिरी तो एक लाइट तो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी 1 और एक अंदर जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगी 2, इसमें इंटरफेरेंस करवाता है ये 1 और 2 में। तो मैं बोल दूं क्या, अब सुनना हो, ये टी मोटा ही है, तो मैं बोल दूं 2 म्यू t, ये पाई यहां पंचायत हुई, पाई यहां हुई, दोनों जगह पाई क्यों लिखा सकते हैं, दोनों डार्क से दोनों वो डेंसर से टकरा लिए, ये भी डेंसर मीडियम है, ये भी डेंसर मीडियम है, तो ये डेंसर से टकराई तो पाई की पंचायत थी लैम्डा बाय 2, ये आगे बढ़ गई और ये भी बढ़ गई, और दोनों बढ़ गई तो दोनों का डिफरेंस 0 आ गया, तो मतलब जो दिख रहा है वही होगा इस बार सीधा 2 म्यू t बराबर n लैम्डा राइट के लिए राइट, और 2 म्यू t बराबर 2n minus 1 lambda by 2 डार्क के लिए। तो मैं बोलूं इसमें तो सीधे रिजल्ट और इसमें उल्टे रिजल्ट, तो एक डेंसर से टकराया और एक रेयर से टकराया तब तो उल्टे रिजल्ट, और दोनों डेंसर से टकराया तो सीधे रिजल्ट। ये याद रख मेरे लाल, ये याद रख। सर एक क्वेश्चन करा दो सर, मजा आ जाएगा, करते हैं एक क्वेश्चन। किया भाई क्या, चलो अभी देखते हैं। अरे सुनो क्वेश्चन करते हैं, किधर देखना, अरे सुनो ना, स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड, सुनना, if म्यू इक्वल टू 4/3 या 3/2 मतलब म्यू इक्वल टू 3/2 है ना, then अरे यार and lambda बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, then T equal to what, so that this wave will strongly reflect, yeah, so that there would be constructive interference in reflected wave, जो रिफ्लेक्टेड वेव उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। देखो क्या होगा, वही कह रहा हूं, एक इतनी थिकनेस की स्लेब पूरी लाइन नहीं लिखे मैंने, एक लाइट के नॉर्मल इंसिडेंट हुई, उसमें ज्यादातर नॉर्मल इंसिडेंट ही देगा, तो रिफ्लेक्टेड वेव में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या वो बोलता है इफ वेव इज स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड, तो या तो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट
आ जाएगा सॉल्यूशन में। हाँ तो मैं बोल दूंगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए टी ये आ जाएगा 2 म्यू टी बराबर n लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो 2 म्यू टी बराबर 2n - 1 लैम्डा बाय 2 उल्टे रीजन क्यों लगा रहे हो सर फॉर राइट है? उल्टा रीजन क्यों लगाया सर आपने? उल्टा रीजन इसलिए लगाया क्योंकि मैं बताया एक भारी से टकरा रही है हल्के से टकरा रही है, ठीक है? तो यहां से आप देखो और मैं बोलूं मिनिमम थिकनेस, वो बोला टी मिनिमम अगर वो टी बोले तब तो वो n 1 2 3 रखता देगा, मिनिमम बोल दे तो n बराबर 1 4 टी मिनिमम फॉर टी मिनिमम n इक्वल टू 1 2 म्यू टी मिनिमम इज इक्वल टू तो n मान रखा लैम्डा बाय 2 तो यहां से म्यू कितना रखा मैंने 3/2 टी मिनिमम इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 तो यहां से कितना आ जाएगा टी मिनिमम बराबर लैम्डा बाय 6 बराबर 1000 एंगस्ट्रॉम। आप 1000 एंगस्ट्रॉम की स्लेव लिया हो, मैं ये लाइट दे रहा हूं कंफर्म स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का। देखो ऑप्टिकल बात ये लैम्डा बाय 2 होगा, यहां लैम्डा बाय 2 की पंचायत कट उठा के 0 आ जाएगा और ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी। समझ गए क्या? तो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट या बोलेगा ये मिनिमम पार्ट डिफरेंस ताकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो कुछ भी दे देगा। कर लोगे तो थिन फिल्म में नॉर्मल गिरे तो ये फार्मूला और अगर किसी एंगल पे गिरे तो ये cos r होता है, ठीक है? आप 4 क्वेश्चन करोगे सब समझ में आ जाएगा। अच्छा अब एक बात बता, एक वो क्वेश्चन बोलता है सुनना, अगर ये थिकनेस टेंड्स टू 0 है ना, वो बोलेगा जैसे अपन आता ना सोप बबल बनाते हैं तो सोप बबल यानी कि पानी का बबल, उसमें अगर थिकनेस टेंड्स टू 0 क्या हो थिकनेस, तो मैं बोलता हूं अगर व्हाइट लाइट जो गिर रही है ना और वो रिफ्लेक्ट होगी तो मैं बोलता हूं थिकनेस टेंड्स टू 0 हो गई। समझना बात को ध्यान से, थिकनेस टेंड्स टू 0 हो गई तो मैं बोलता हूं वो म्यूटी वाला तो कोई पार्ट डिफरेंस आ ही नहीं रहा है भाई, ज्योमेट्री अंदर जो वेव चल रही है वो टी तो 0 हो गया। तो मैं बोलता हूं सिर्फ एक डेंसर से टकरा रही है और एक लाइटर से टकरा रही है। ऐसा नहीं कि लेयर है और अगर थिकनेस टेंड्स टू 0 है तो मैं बोल दूं क्या थिकनेस टेंड्स टू 0 होगी तो मैं बोल दूं सब अपने आप वो होगी लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस है। जैसे ऊपर ये लैम्डा बाय 2 आगे कर देगी, इसको पाई आगे कर देगी और ये यहां पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो बोल दूं सारी वेव खुद से पाई आगे होगी तो सारी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो मैं बोल दूं डार्क, सबकी डार्क बनेगी ना अंधेरा। तो अगर मैं नेग्लिजिबल थिकनेस पर व्हाइट लाइट गिराऊं तो ध्यान रखना डार्क फ्रिंज बनेगी ऊपर, है ना, अंधेरा आएगा। क्यों? क्योंकि सब अपने आप से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। सर हमारे सोप बबल में तो तुम देखते हो सोप बबल में अलग अलग कलर नजर आते हैं। आप देखो वो बबल बनाते हो तो कोई ग्रीन नजर आता है, कोई ऑरेंज नजर आता है, कोई ज्यादातर ब्लूइश नजर आते हैं। पता है क्या होता है, हम जब सोप बबल बनाते हैं तो उनकी लेयर जो सोप लेयर बनती है उसकी मोटाई अलग अलग होती है, वो नेग्लिजिबल नहीं होती, वो 0 नहीं होती है, मोटाई अलग अलग होती है। तो बोलूं ये जैसे जैसे थिकनेस वेरी करेगी टी माइक्रोमीटर में, जैसे जैसे थिकनेस वेरी करेगी तो थिकनेस इस ऑर्डर की आती है लगभग माइक्रोमीटर की। तो थिकनेस जैसे जैसे वेरी करेगी जिस व्हाइट लाइट में से जिसका लैम्डा का मल्टीपल होगा वो लैम्डा बाय 2 का मल्टीपल होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे देगा। सर लैम्डा बाय 2 क्यों बोल रहा हूं, एक भारी से टकरा रही है एक हल्के से टकरा रही है तो इसीलिए अलग अलग कलर की फ्रिंज। तो वो मोटाई पे डिपेंड करता है, जिस मोटाई जो भी मोटाई आपने बनाई है सोप बबल की उसमें जिस लैम्डा का, जैसे ब्लू के लैम्डा बाय 2 का और मल्टीपल हो रहा होगा तो ब्लू का ब्राइट बनेगा, बाकी सबका थोड़ा थोड़ा कलर आएगा या किसी का डार्क आएगा। इस टाइप से वो कलर डिसाइड होते हैं। समझ गए? तो ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा वो याद है ऑयल गिर जाता है पानी में, कई बार आप देखना आपके मोबाइल के कवर को आप चिपका हो गया तो कई बार खराब हो जाता तो आप उसको हटाते हो चिपकाते देखना आप उसमें जो लेयर बनेगी उसमें आपको रिंग्स नजर आएगी, देखना आपको कलरफुल रिंग्स नजर आएगी, करके देखना कभी मैंने तो देखा हुआ है ना। अच्छा ऑयल गिर जाता है आपके पानी पे तो ऑयल गिर जाता है, देखना ऑयल में कलरफुल इमेजेस बनती है, वो ऑयल की थिकनेस के हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग का ब्राइट बन रहा होता है, बस उस हिसाब से कलर नजर आता रहता है। सर ये तो मजा आ गया थिन फिल्म इंटरफेरेंस में। सर हम आज क्वेश्चन करेंगे और जो भी डाउट होगा पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे सर, और बाकी तो आप टेस्ट में दोगे सर ये हमारे को सर मानोगे तो नहीं, ठीक है? तो सर थिन फिल्म इंटरफेरेंस समझ में आ गया। सर अब आगे अपन उसकी बात करते हैं क्या बोलते हैं डाइक्रोमेटिक लाइट, बाद में बात करेंगे, याद दिलाना, और नहीं तो इतना टाइम अभी है नहीं अपने पास, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बेटा वो करूंगा, ठीक है? अच्छा अब अपन बात करेंगे लाइट, व्हाइट लाइट, वाईडीएसी विद व्हाइट लाइट और डाइक्रोमेटिक लाइट लास्ट में टाइम लेवल को, ठीक है? अभी अपन बात करते हैं पोलराइजेशन, ठीक है? इंटरफेरेंस हो गया पोलराइजेशन, फिर पढ़ेंगे डिफरेंशियल। पोलराइजेशन में क्या होता है बेटा? पोलराइजेशन में सबसे पहले तो अपन देखते हैं अनपोलराइज्ड, पोलराइज्ड और पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। तो बेटा देखो अनपोलराइज्ड, पार्शियल पोलराइज्ड लाइट और एक पोलराइज्ड लाइट। सर ये क्या होती है सारी बातें को बताता हूं बेटा। अनपोलराइज्ड लाइट सबसे पहले तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव में होती है, इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। जैसे रस्सियां, वहां पे 100 रस्सी बांध दी, मैं रस्सी को यूं वाइब्रेट कर रहा हूं,
ठीक है, मेरा दोस्त रस्सी को यूं वाइब्रेट कर रहा है, तो मेरी रस्सी को वाइब्रेट कर रही है, मेरे दोस्त की रस्सी को वाइब्रेट कर रही है, कोई रस्सी को वाइब्रेट कर रहा है, तो मैं बोलूं 100 की 100 रस्सियां अलग अलग हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है। थोड़ा सा बात बताऊं, पीछे से देखने में मैं बोल दूं मेरी रस्सी को वाइब्रेट हो रही थी, मेरा दोस्त क्यों कर रहा था, मेरा कोई दोस्त क्यों कर रहा था, मेरा कोई दोस्त क्यों कर रहा था, तो मैं बोल दूं हर संभव डायरेक्शन में वाइब्रेट। इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। सर ये जो रस्सी का वाइब्रेशन है किसको, सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो दो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट करता है, मैग्नेटिक। आप किसकी बात कर रहे हैं रस्सी से, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं बेटा, क्योंकि हमारी आंखों में जो सेंसेशन पैदा करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है। तो मम्मू अगर किसी लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, मतलब कोई वेव हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, तो उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। ये पीछे से ऐसी नजर आएगी। अच्छा तुम देखोगे जैसे ये वेव यू वाइब्रेट कर रही थी मेरी मेरे दोस्त की यू, तुम देखोगे क्या नजर आएगा, तुम्हें मेरी वेव यू वाइब्रेट करती नजर आएगी। देख अनपोलराइज्ड लाइट, ये देख ये अनपोलराइज्ड लाइट है ना। मेरी वेव तेरे को पेपर में वाइब्रेट करती नजर आएगी, है ना। मेरे दोस्त की वेव जो तुम्हारी तरफ आ रही थी यूं यूं, वो तुम्हारे को डॉट से बोल दूंगा मैं, तुम्हारी तरफ अंदर, तुम्हारी तरफ अंदर, ये है ना। सर जो तिरछी वेव थी उसको कैसे बनाओगे, अब उसको पेपर बनाने के लिए मैंने कंपोनेंट में बना दिया, एक कंपोनेंट तुम्हारी तरफ आएगी ना, ये। तो these are unpolarized light, these are unpolarized light, unpolarized light, these are unpolarized light, ठीक है। अच्छा पोलराइज्ड लाइट क्या होती है बेटा, पोलराइज्ड लाइट होती है, सुनना, पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, तो पोलराइज्ड लाइट में पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करता है। जैसे मैंने रस्सी को वाइब्रेट करी, मेरे 100 के 100 दोस्तों ने रस्सी को वाइब्रेट कर दी, तो वो तो सारी रस्सियां पेपर में वाइब्रेट कर रही है। ये देख बेटा, ऐसे समझा सकता हूं मैं, पोलराइज्ड लाइट इससे दिमाग में बैठेगा पोलराइज्ड। तो पोलराइज्ड लाइट में पर्टिकुलर प्लेन में सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं, तो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेट कर रही है। सर जरूरी थोड़ी है सारी ऐसी वाइब्रेट करे, चलो मैंने रस्सी को वाइब्रेट करी, मेरे दोस्तों ने भी यूं करी तुम्हारी तरफ, तो तुम्हारा कैसा नजर आएगा, ऐसा। ये देख, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये कम हो तू, दिस इज आल्सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में पर्टिकुलर प्लेन में रस्सियां वाइब्रेट करती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये तो प्लेन, अच्छा इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, तो इसका अच्छा मैं बोलूं तो पोलराइज्ड लाइट में पर्टिकुलर प्लेन में ही वेव वाइब्रेट करती है, दूसरे प्लेन में कुछ नहीं मिलता मेरे को। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा इसका, वाइब्रेशन पेपर या बोर्ड, ठीक है, तू पेपर लिख दे। यहां पे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा बेटा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू बोर्ड या पेपर, अरे पेपर लिख दे रे। तो यहां पेपर के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही है, पेपर में वाइब्रेट कर रही है, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। अब एक होता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ये क्या होगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वो प्लेन होता है, वो प्लेन जहां कोई वाइब्रेशन नहीं हो, तो मतलब प्लेन ऑफ पोलराइजेशन will always be perpendicular to plane of vibration, plane of vibration, plane of vibration अगर तेरे को पता तो उसका perpendicular plane of पोलराइजेशन होता है। ये दोनों डेफिनेशन किसके लिए डिफाइंड होती है, only for polarized light। तो these are only for polarized light, किसके लिए होती है, only for polarized light। बाकी तो मतलब ही नहीं इस बात का, क्योंकि उसमें तो हर प्लेन में, तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, पोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड जिस प्लेन में वाइब्रेट करे दैट इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और उसका परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होता है, बस ये याद रख लो। तो एक बार क्वेश्चन पूछा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री, सर कर लेंगे। सर पार्शियल पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, नाम से ही पता पड़ रहा, थोड़ी पोलराइज्ड हुई लेकिन अभी पूरी नहीं हुई, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल यूज भी बताऊंगा मैं तुम्हारे को, पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड, पोलराइजेशन क्यों जरूरी है वो बताऊंगा। एरोप्लेन की विंडो में पोलराइड तो लगे होते हैं खिड़कियों में, तभी तो आपको इतना कम इंटेंसिटी अंदर आती है। अब बताओ आगे बात करते हैं, ये समझ में आ गया क्या बेटा, चलो। तो सर हमारे को पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट पेपर पे बनाना तो आ गई। सर अब अपने को आगे क्या करना, अब हमारे को इस पूरे चैप्टर में अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना है, कि मेथड सीखना है, क्योंकि वो हमारे प्रैक्टिकली काम में आएंगे। अरे पोलराइजेशन तो बहुत ज्यादा काम में आता है, तुम भी देखते हो कई बार अपन गर्मियों की दिनों में निकल रहे होते हैं, तो अपने को जैसे गाड़ियां वगैरह खड़ी होती है उनके मतलब पार्क होती है इसमें पेड़ के नीचे, तो उनके पेड़ों की जो शेडो बनती है उसके ग्लास पे तो अंदर का कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे ही पानी के अंदर अपने को फिशिंग जो करने जाता है वो फिशर नजर नहीं आती, क्योंकि सन का रिफ्लेक्शन इतना तेज पड़ता है धूप में कि वो फिशरमैन फिशिंग नहीं कर पाते। तो आया तो पोलराइज्ड रेजिन का चश्मा लाया सर, थैले पे से खरीदते 50 रुपए का मिलता है, और शोरूम में जाते 2-3 हजार के चश्मे, दिमाग खराब हो जाता है। और विराट कोहली और इनके तो 20-30 हजार 50 हजार के चश्मे, अपना तो सुन के दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा क्या, अरे ऐसा क्या नहीं, उन्हें पोलराइज्ड लगे, हालांकि थोड़े तो महंगे देते हैं वो, लेकिन पोलराइज्ड लगे, उनमें क्वालिटी होती है, भी बताएंगे अपन आगे बात करेंगे बेटा ना। भी विराट कोहली ने इंटरेस्ट नहीं लेना है,
उसने तो अपनी जिंदगी बना ली। ठीक है, इधर देख। तो पहला मेथड है ना स्कैटरिंग मेथड। क्या है? स्कैटरिंग मेथड। सर क्या होता है स्कैटरिंग मेथड? इसमें क्या होता है बेटा, बढ़ती अपन सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, डस्ट पार्टिकल। क्या लिया? डस्ट पार्टिकल। यहां से मैंने गिराई क्या? अनपोलराइज्ड लाइट। क्या गिराई बेटा? अनपोलराइज्ड लाइट। और जैसे अनपोलराइज्ड लाइट मैंने यहाँ गिराई डस्ट पार्टिकल पे, तो वो स्कैटर्ड होगी, वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगी। कुछ सीधी निकल जाएगी, कुछ परपेंडिकुलर प्लेन में स्कैटर्ड होगी, और कुछ किसी एंगल पे स्कैटर्ड होगी। सुनना ध्यान से, जो सीधी निकल गई वो अनपोलराइज्ड रह जाती है। ये सब एक्सपेरिमेंटल है, डिटेक्टर लगा लगा के लोगों ने देखा। ये तो क्या रह गया बेटा? अनपोलराइज्ड। ये तो अनपोलराइज्ड रह गई, अनपोलराइज्ड। जो परपेंडिकुलर प्लेन में गई, वो सारी लाइट जो परपेंडिकुलर प्लेन में जाती है वो पोलराइज्ड हो जाती है। उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में भी, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में भी परपेंडिकुलर टू बोर्ड और में भी बोर्ड। ठीक है, वो दोनों हो सकता है। कुछ लाइट ऐसी मिलेगी, कुछ ऐसी। तो दीज आर पोलराइज्ड लाइट। क्या है? पोलराइज्ड लाइट है। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के इसका तो पेपर, इसका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या होगी बेटा? ना पोलराइज्ड ना अनपोलराइज्ड। दीज आर पार्शियली पोलराइज्ड। इसमें से कुछ कंपोनेंट गायब हो गए, तो दिस आर पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड एंड पार्शियली पोलराइज्ड लाइट तीनों मिल गया, तो मैंने पोलराइज्ड लाइट मिला दी। तो अब आप क्या करोगे? एक डस्ट पार्टिकल का वो चेंबर ले लोगे, उसमें लाइट गिरा होगा, उसके परपेंडिकुलर निकलने वाली लाइट, जो सिलेंडर का परपेंडिकुलर निकलने वाली लाइट, वो आप लो, पोलराइज्ड लाइट मिलेगी आपको। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड होता है बेटा मेलस लो। मेलस लो, ये मेलस से पहले ब्रीवेस्टर्स लो, है ना, ब्रूस्टर्स लो, ब्रूस्टर्स को ब्रीवेस्टर्स लो। ठीक है, देख लेना जो भी बोलते हैं बेटा, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। हाँ इधर है। अब इसमें क्या होता है बेटा, सुनना ध्यान से हो, इसमें खूब क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की स्लैब ली, यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट गिराई। क्या गिराई बेटा? अनपोलराइज्ड लाइट, किसी एंगल आई पे, ये नॉर्मल से किसी एंगल आई पे। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ब्रीवेस्टर नाम के साइंटिस्ट ने वैक्यूम से, मतलब कुछ भी ले सकता था वो, मैं वैक्यूम से म्यू में एक लाइट गिराई, और उसने देखा कि देखो सारे फिनोमेना होते हैं, रिफ्रैक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी हर एंगल पे, और कुछ रिफ्लेक्ट होगी जो जितने एंगल पे आती है उतने पे जाती है। आपको पता है 10th क्लास में पढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन सेम होता है। वो ये एंगल, अब उसने इसको डिटेक्टर से डिटेक्ट करा, मतलब कोई डिटेक्टर से देखा ये, उसने जब इस एंगल को वेरी करा, ध्यान देना इधर, वो एंगल वेरी करता रहा, उसको एक स्पेशल एंगल मिला। क्या मिला? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। एक स्पेशल एंगल मिला जिस पर रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों आपस में परपेंडिकुलर मिली। ध्यान देना, 8 I बराबर IP, वो एंगल, वो स्पेशल एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, वो एंगल है ना, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इसमें क्या हो जाएगा? पहला रिफ्लेक्टेड and refracted lights are perpendicular to each other। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो वो एंगल जिस पे है एंड सेकंड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट will be polarized having plane of vibration perpendicular to plane of incident। जो प्लेन ऑफ इंसिडेंट है, जैसे ये, सुनना ध्यान से हो, सुनना, ये देखो, ये नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट को मिलाने वाला प्लेन, तो मैं बोलूं ये तो प्लेन में वाइब्रेशन हो रही है और ये तुम्हारी तरफ हो रही है। देख, ये लाइट है, इधर सुनना है, ये देख, ये प्लेन में वाइब्रेशन हो रही है, तुम्हारी तरफ हो रहा है, ये यूनिक वाइब्रेशन हो रही है, तुम्हारी तरफ हो रहा है। लाइट है कहीं, अब इसमें ये वाले वाइब्रेशन बचेंगे, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंट, ये बचेंगे। इधर देख ले रावण, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है विल बी पोलराइज्ड हैविंग प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा वो प्लेन ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर होगा, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी वो होगी पार्शियली पोलराइज्ड। रिफ्रैक्टेड लाइट होगी बेटा, वो होगी पार्शियली पोलराइज्ड, ये होगी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट।
ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट तो होगी पोलराइज, और थर्ड हो गया रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड विल बी पार्शियली पोलराइज, पार्शियली पोलराइज। बेटा हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस लॉ की। अच्छा, अब मैं इसका डेरिवेशन करता हूं, सुनना ध्यान से हो। जब ये 90 हो गया तो पता आर कितना आएगा रे? जब ये 90 हो गया तो ये आर कितना होगा? एंगल आर, क्या मैं बोल दूं? ये एंगल आर, ये आर, तो मैं बोल दूं आर विल बी ए आई प्लस आर, यहां लिख दे रे, आई प्लस आर विल बी 90 प्लस 90 बराबर 180। तो यहां से आर बराबर आ जाएगा 90 माइनस आई। बोलो, तो एट द टाइम ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन ये यूजिंग स्नेल्स लॉ, ए स्नेल्स लॉ लगा, तो मोटू ये आ जाएगा 1 sin i, ए ये आ जाएगा sin i, p इज इक्वल टू म्यू sin r, तो यहां से आ जाएगा sin i p इज इक्वल टू म्यू sin 90 माइनस i p, और ये cos i p आ जाएगा tan i p बराबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज दिस, tan i p। और मैं बोल दूं ये आ जाएगा i p बराबर एंगल ऑफ पोलराइजेशन बराबर tan इनवर्स म्यू। खूब क्वेश्चन आते हैं बेटा इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गारंटी दे रहा हूं इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो क्वेश्चन बताओ सर। ये देखिए एग्जांपल, इफ म्यू इक्वल टू √3, ये थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, देन एंगल ऑफ पोलराइजेशन, तो बोलो कितना आ जाएगा? तो सीधा बोल दूं मैं कितना, tan ip इज इक्वल टू √3, ip बराबर 60 डिग्री, ठीक है। एग्जांपल 2, इधर देख, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, if ऐसा छोड़, if mu, if angle of polarization is equal to 53 degree, then velocity of light in that medium, velocity of light in that medium, थोड़ा शॉर्ट में लिखना बेटा, in that medium। अब थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स से जोड़ दिया, तो देखो अगर वो बोल रहा है कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन किसी प्रीवियस लॉ में एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर एनी मीडियम इज 53 डिग्री, तो मतलब 53 डिग्री पे पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, तो मैं बोलूं यहां से म्यू बराबर आ जाएगा, बोलो कितना, म्यू बराबर tan 53 डिग्री, और ये म्यू ये याद है हमारा, तो 5/4/3 होता है, नहीं याद है तो याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अब वेलोसिटी कितनी आती है? c/v, ए 10th क्लास म्यू बराबर c/v, तो यहां से v बराबर कितना आ जाएगा बोल, ये बेटा उसको नोट कर लेना, c/म्यू, करो c/म्यू, 3 × 10⁸ अपॉन 4/3, ये आ जाएगा बेटा 2.25, ए 9/4, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सर समझ में आ गया? ए म्यू देगा आईपी पूछेगा, आईपी देगा म्यू पूछेगा, म्यू से वो रे ऑप्टिक्स से कनेक्ट कर सकता है, क्रिटिकल एंगल पूछ सकता है। ए अंदर का म्यू पता करवा के अंदर से बाहर के क्रिटिकल एंगल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? क्रिटिकल एंगल। कर लेगा सर? कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ब्रीवेस्टर्स लॉ पर बात हो गई बेटा। कल मेलस लॉ डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, कल कोशिश करूंगा 1.5 घंटे में इसका समापन समारोह कर दूं मैं, है ना बेटा। तो कल पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन और मेलस लॉ। धन्यवाद, कल मिलेंगे।